हाय एवरीवन, वेलकम ऑन द चैनल। आज हम देखेंगे जेके पीएसआई का फुल लेंथ मॉक टेस्ट नंबर 1। याद रखना ये फुल लेंथ होगा, दैट मीन्स इसमें पूरे के पूरे 120 क्वेश्चंस होंगे। अब आपको करना क्या है कि यू हैव टू ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अब जहां पर आपको लगे कि एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है या मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, दैट मीन्स वो वाले क्वेश्चन जिनमें आपको लगे कि इनमें हमें कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी, आप एट दैट टाइम आप वीडियो को पॉज कर सकते हो। जब वीडियो को पॉज करोगे तो क्वेश्चन का आंसर निकालना है एंड फिर आंसर आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द मॉक टेस्ट इज to communicate easily and effectively with your readers, how many number of principles of communication are applied। बेसिकली यहाँ पर principles of communication की बात हो रही है कि कितने होते हैं। हम सबको पता है कि हम उनको नाम से जानते हैं, 7 C's के नाम से जानते हैं। 7 प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं। एक सी कैसे होता है, कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना, करेक्ट होनी चाहिए, कंक्रीट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, कोहेरेंट होनी चाहिए एंड कोर्टियस होनी चाहिए। ये है 7 C's। यहाँ हम बोलेंगे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ द कम्युनिकेशन। ठीक, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। A letter that completes a valid contract between a buyer and a seller is called। उस लेटर को हम क्या बोलते हैं जो एक कंट्रैक्ट को कंप्लीट करती है बिटवीन बायर एंड ए सेलर। इन दोनों के दरमियान एक वैलिड कंट्रैक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट लेटर। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। In order to understand verbal and non-verbal communication, which of the following things should we do। हमें अगर non-verbal भी and वर्बल कम्युनिकेशन को भी अंडरस्टैंड करना होगा तो हमें क्या करना चाहिए। एक्सेप्ट द कल्चरल डिफरेंसेस, ऑब्वियसली ये तो ट्रू है। स्टडिंग योर ओन कल्चर, ये भी ट्रू है। लर्न अबाउट अदर कल्चर्स, ये भी ट्रू है। तो बेसिकली यहाँ पर ऑल द 3 ऑप्शंस विल बी करेक्ट आंसर, विल बी द करेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट इज द डैश इज द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज। मैसेज को ट्रांसमिट कौन करता है, क्लीनर, ड्राइवर, इन दोनों को आप पहले ही काट लो। अब रिसीवर एंड सेंडर है। सेंडर जो है ये ट्रांसमिट करता है, सेंडर जो होता है ये ट्रांसमिट करता है एक मैसेज को टुवर्ड्स व्हाट, टुवर्ड्स रिसीवर, ठीक है ना। सेंडर क्या होता है, सेंडर बेसिकली ओरिजिनेटर होता है। दिस इज द ओरिजिन ऑफ द मैसेज, वही से मैसेज जो है वो ओरिजिनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। डैश इज द पर्सन हु नोटिसेस एंड डिकोड्स एंड अटैचेस सम मीनिंग टू अ मैसेज। मैसेज जब हम सेंड करते हैं तो उसको डिकोड कौन करता है, डिकोड कौन करता है, डिकोड वही करेगा जो उसको रिसीव करेगा। तो रिसीवर विल बी द करेक्ट आंसर हियर। ये बात भी क्लियर है, बेसिक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। मैसेज इज एनी सिग्नल दैट ट्रिगर्स द रिस्पॉन्स ऑफ। देखो अगर यहाँ पर एक सेंडर है एंड यहाँ पर एक रिसीवर है, सेंडर ने जब मैसेज को सेंड किया तो वो कहां पर पहुंची, वो एक रिसीवर के पास पहुंची। तो उससे ट्रिगर कौन होगा, तो ऑब्वियसली जिसके पास वो मैसेज पहुंचेगी ऑब्वियसली उससे कौन होगा ट्रिगर, एक रिसीवर उससे ट्रिगर होगा। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट इज द रेस्पॉन्स टू ए सेंडर, तो सेंडर्स मैसेज इज कॉल्ड। अगर सेंडर्स जो है, अगर एक सेंडर ने एक मैसेज की रिसीवर के पास पहुंच गई, अब रिसीवर अगर यहां से कोई रेस्पॉन्स देगा, कोई रिप्लाई देगा, कोई रिप्लाई देगा, उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं फीडबैक। तो फीडबैक यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। डैश डैश कॉन्टेक्स्ट रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। सेंडर एंड रिसीवर के इन बिटवीन कौन सा कॉन्टेक्स्ट होता है, तो ऑब्वियसली सोशल होता है, फिजिकल भी नहीं होता है, कल्चरल भी नहीं होता है, क्रोनोलॉजिकल की तो बात ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट डज पीओपी स्टैंड्स फॉर। पीओपी जो है इसकी बेसिकली फुल फॉर्म पूछी गई है, तो याद रखना दिस इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। इसको यूज करते हैं, इट इज बेसिकली यूज्ड बाय द ईमेल क्लाइंट्स इन ऑर्डर टू रिट्राइव देयर ईमेल्स। और अगर हम देखेंगे इसको हम यूज करते हैं टू ट्रांसफर मैसेज, टू ट्रांसफर मैसेज कहां से कहां तक, ईमेल से लेके सिस्टम तक, मैसेज को ट्रांसफर करने में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है ये पॉइंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट्स द पोर्ट नंबर ऑफ पीओपी। पीओपी का पोर्ट नंबर क्या है, अगर हम नॉर्मली देखेंगे, तो नॉर्मली इट यूजेस द पोर्ट नंबर ऑफ 110, दैट मींस 110। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई। ओएसआई का ओएसआई जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इसकी फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये क्या होता है, बेसिकली इट डिस्क्राइब्स द 7 लेयर्स इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट और नेटवर्क। ये 7 लेयर्स को डिस्क्राइब करता है टू कम्युनिकेट
ओवर ए नेटवर्क, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दैट्स ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेजेस इज रिटन इन द बाइनरी कोड्स ओनली, इनमें से किसको बाइनरी कोड्स में ही सिर्फ लिखा जाता है। देखो लैंग्वेजेस जो है, अगर हम पास्कल की बात करेंगे, सी की बात करेंगे एंड सी प्लस की बात करेंगे, ये जो है ये तीन जो है ये क्या है, ये बेसिकली होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है ये, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम मशीन लैंग्वेज की बात करेंगे, ये लो लेवल लैंग्वेज होती है, लो लेवल लैंग्वेज होती है। और इसी को इट इज रिटन, इसी को लिखा जाता है 0 एंड 1 से, किसमें, बाइनरी लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे, ठीक है ना, बाइनरी कोड्स में अगर हम देखेंगे तो 0 एंड 1 से इसको लिखा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 says which of the following unit is responsible for converting the data received from a user into the computer understandable format। देखो एक होता है इनपुट, इनपुट यूनिट क्या होता है, इनपुट यूनिट वो यूनिट होता है जो यूजर के डाटा को कन्वर्ट करता है इनटू व्हाट, इनटू कंप्यूटर, कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है ना। वहीं पर अगर हम आउटपुट को देखेंगे, आउटपुट यूनिट को देखेंगे, ये कंप्यूटर, कंप्यूटर लैंग्वेज को डिकोड करता है इनटू द यूजर फ्रेंडली, यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। हमें यहां पर पूछा गया है यूजर फ्रॉम यूजर टू कंप्यूटर, यूजर टू कंप्यूटर, दैट मींस इनपुट यूनिट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 says which of the following is the type of technique which is in which dumb terminals are connected to the central computer system। जो सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम है उसको किस वाली टेक्निक में हम डम्ब टर्मिनल्स कनेक्ट करते हैं, तो वो होता है टाइम शेयरिंग, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये अंडरस्टैंड किया आपने। चलिए इसमें होता क्या था, बेसिकली जो कंप्यूटर जो यूजर होते थे इसमें बेसिकली क्या होता है, जो यूजर होते हैं दे वर एबल टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर, यहां पर मैं लिखूंगा यूजर्स वर एबल टू इंटरैक्ट विद कंप्यूटर, यूजर्स कंप्यूटर से इंटरैक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 सेज द बूट सेक्टर फाइल्स ऑफ द सिस्टम आर स्टोर्ड इन विच कंप्यूटर मेमोरी। जो बूट सेक्टर है इसकी फाइल जो है उनको स्टोर कहां पर किया जाता है, रैम में किया जाता है, रैंडम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी में इनको स्टोर किया जाता है। बूट सेक्टर क्या है, ये एक परसिस्टेंट डाटा स्टोरेज होती है, परसिस्टेंट, परसिस्टेंट डेटा स्टोरेज डिवाइस, ठीक, ये भी अंडरस्टैंड किया। यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट्स रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 says which of the following errors will be handled by operating system। ऑपरेटिंग सिस्टम जो OS से हम इसको डिनोट करते हैं, वो इनमें से किस किस प्रॉब्लम को हैंडल कर सकता है, किस किस एरर को हैंडल कर सकता है। लैक ऑफ पेपर इन द प्रिंटर, ये भी कर सकता है। कनेक्शन ऑफ फेलियर इन द नेटवर्क, ये भी कर सकता है। पावर फेलियर, इसको भी कर सकता है। तो एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, जो मेंशन करता है कि ऑल ऑफ दिस अबव, ठीक। नेक्स्ट टू सेंड रिसीव्ड मेल, अगर हम एक मेल को रिसीव करेंगे और हमें वो दूसरे किसी पर्सन को सेंड करनी होगी, तो हमें क्या करना है, हमें फॉरवर्ड करनी है, ठीक है ना, फॉरवर्ड टू दैट पर्सन जिसको हमें वो सेंड करनी होगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है इफ 8400 इज डिवाइडेड, 8400 आवर्स है, इसको हमने डिवाइड किया ए बी सी एंड डी में, सच दैट ए एंड बी का रेशियो दिया गया है, बी एंड सी का दिया गया है, सी एंड डी का दिया गया है 2:3, 4:5 एंड 6:7 रेस्पेक्टिवली। द शेयर ऑफ द ए इज, अब हमें बताना है कि ए का शेयर कितना होगा। देखो ए एंड बी, ए एंड बी का शेयर देखो, ए एंड बी का कितना दिया गया है, 2:3। अब अगर ए एंड बी का 2:3 दिया गया है, हमें ए का फाइंड आउट करना है, तो क्या ऑप्शन नंबर सी हो सकता है, ये तो कभी नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, ये भी कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस को पहले आप एलिमिनेट करो। अब हमारे पास कितने ऑप्शन बच गए, दो ऑप्शन बच गए, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर हम एज्यूम करेंगे कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सपोज द शेयर ऑफ ए इज 1280, ठीक है ना। सो अगर हमने ये एज्यूम किया, तो क्या मैं बोल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं बी का जो शेयर होगा इससे, क्या मैं बोल सकता हूं शेयर ऑफ, शेयर ऑफ, अगर मैं यहां पर बोलूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूं शेयर ऑफ बी विल बी इक्वल टू 3, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 2 एंड मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1280, ये किसके इक्वल टू आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1920, ये आ गया शेयर ऑफ बी। अब इसी तरीके से सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूं शेयर ऑफ, देखो शेयर ऑफ बी एंड सी मुझे दिया गया है,
B/C मुझे किसके इक्वल टू दिया गया है 4:5 के। जब मुझे B/C दिया गया है 4:5 के, क्या मैं बोल सकता हूँ शेयर ऑफ C विल बी इक्वल टू शेयर ऑफ C विल बी इक्वल टू व्हाट विल बी दैट इक्वल टू 5, दिस विल बी अपॉन दिस विल बी 4 एंड इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे 1920। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 2400। इनको अंडरस्टैंड करना आ गया। सी का भी, अब हमें सी एंड डी का दिया गया है। C/D हमें दिया गया है 6:7। तो अब मैं यहां से शेयर ऑफ डी भी कैलकुलेट कर सकता हूं। व्हाट विल बी द शेयर ऑफ डी, दैट विल बी 7/6 मल्टीप्लाइड बाई 2400। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2800। आ गई ना। अब यहां पर आपको क्या करना है, हमने एज्यूम किया था कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब वो तब करेक्ट होगा जब हमें इस सब का सम टोटल कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट के इक्वल टू, दैट मींस 8400 के इक्वल टू। अब इनको प्लस करो, प्लस ये। अब इसका वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 8400। ठीक है ना। तो दैट मींस जो हमने एज्यूम किया था वो वाला ऑप्शन करेक्ट था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अब अगर ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं होता तो इसको भी हम एलिमिनेट कर सकते थे, डेफिनेटली हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता, ऑप्शन नंबर डी। तो तब ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता। आपको ये बात समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। कबीर पेड RS 9600 एज एन इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट उसने कितना पे किया है 9600। ये बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट में यहां पर बोलूंगा 9600। ठीक। तो टाइम कितना लगा उसको, टाइम है यहां पर 5 इयर्स एंड रेट ऑफ द इंटरेस्ट वाज 16%। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है द टोटल अमाउंट जो उसने लोन लिया था। देखो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या होती है, इसको हम बोलते हैं P, जिसमें R P and T divided by 100, where R is the rate, P is the principal amount, T is the time period। तो हमें P को यहाँ पर कैलकुलेट करना है। दैट मीन सिंपल इंटरेस्ट की यहाँ पर वैल्यू क्या है, सिंपल इंटरेस्ट की है यहाँ पर 9600। दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाई, ये 100 आ जाएगा ऊपर, 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ से R को नीचे डाल दो। R क्या है, रेट, रेट की वैल्यू है यहाँ पर 16 मल्टीप्लाइड बाई T इज द टाइम पीरियड, उसकी वैल्यू है 5 इयर्स। दिस विल बी इक्वल टू P, दैट्स द प्रिंसिपल अमाउंट दैट वी आर एक्चुअली सपोज्ड टू फाइंड आउट। अब यहाँ से P की वैल्यू फाइंड आउट करो तो P की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, P की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 12,000। दिस विल बी इक्वल टू 12,000। ठीक है ना। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 12,000। इस तरीके से आपको सिंपली ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो एलसीएम दिया गया है, एलसीएम है इक्वल टू 168। इसके बाद एचसीएफ दिया गया है, एचसीएफ इज गिवन टू बी इक्वल टू 12। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, दैट मींस a माइनस बी दिया गया है 60 के इक्वल टू। अगर हम a एंड b को दो नंबर्स एज कंसीडर करेंगे, हमें बताना है a प्लस b किसके इक्वल टू होगा। एलसीएम भी दिया गया है एंड एचसीएफ भी दिया गया है। क्या मैं बोल सकता हूं a क्रॉस b, दैट मींस द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज गोइंग टू बी इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी 168 मल्टीप्लाइड बाई 12। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू 6 1 एंड दिस विल बी 0 एंड 2, दैट मींस 2016। ये आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ a मल्टीप्लाइड बाई b, दैट मींस द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। अब हमें a प्लस b भी है, अब हमारे पास a मल्टीप्लाइड बाई b भी है, a माइनस b भी है। ठीक है ना। एंड a प्लस b हमें कैलकुलेट करना है। अब एक ऐसी फॉर्मूला को रिकॉल कीजिए जिसमें ये तीनों आ जाए, a प्लस b भी आ जाए, a माइनस b भी आ जाए एंड a b भी आ जाए। तो क्या मैं यहां पर बोल सकता हूं, मैं अगर यूज करूंगा a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हमें पता है वो होती है 4ab के इक्वल टू। ठीक है ना। तो इन द सिमिलर वे a प्लस बी हमें कैलकुलेट करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर में इसी साइड लिखूंगा, बाकी को मैं वहां पर शिफ्ट करूंगा। 4 को मैं ऐसे ही लिखूंगा, a मल्टीप्लाइड बाई b की वैल्यू क्या आ गई थी 2016। दिस इज माइनस इस साइड, तो इस साइड ही बन जाएगा प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, दिस मीन्स 60 का स्क्वायर एंड 60 का स्क्वायर होता है 3600 के इक्वल टू। इसको अंडरस्टैंड किया। अब यहां से ये वैल्यू फाइंड आउट करो, ये वैल्यू फाइंड आउट करो, ये वैल्यू आ जाएगी, दैट मींस a प्लस b का होल स्क्वायर जो है ये वैल्यू किसके इक्वल टू आ जाएगी, दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू 11,664। ये आ गया हमारे पास वैल्यू ऑफ a प्लस b का होल स्क्वायर। लेकिन वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट ओनली द वैल्यू ऑफ a प्लस b। हाउ कैन वी डू दैट, वी कैन डू दैट बाय लाइक बाय दिस। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर स्क्वायर रूट इस साइड लाएंगे, तो ये बन जाएगा रूट ऑफ 11,664 और उसकी वैल्यू क्या आती है, उसकी वैल्यू आती है 108। तो 108 ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। दैट मींस जो सम ऑफ द टू नंबर्स है दैट इज गोइंग टू बी 108। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है ग्राफ बेस्ड। रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इन टर्म्स ऑफ मनी
ऑफ द टू कंपनीज वर द ईयर्स। दो कंपनीज है, कंपनी ए एंड कंपनी बी। रेड से जो है ये है कंपनी ए। अब हमें क्या बताना है, व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट, वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट in how many years of the given years were the exports more than the imports। exports कितने years में ज्यादा थे than the imports for company A को। तो कंपनी ए को यहाँ पर कंसिडर करो। कंपनी ए यहाँ पर रेड से है तो दैट मींस इस वाली कंपनी को कंसिडर करो। अब जो वाई एक्सिस है ये याद रखना है, दिस इज रेशियो, दिस इज रेशियो ऑफ, दैट मींस एक्सपोर्ट्स अपॉन इंपोर्ट्स है ये, एक्सपोर्ट्स अपॉन इंपोर्ट्स। हमें बताना है एक्सपोर्ट्स कब ज्यादा थे इंपोर्ट्स से। तो अगर मैं रेशियो देखूंगा एक्सपोर्ट्स अपॉन इंपोर्ट्स, वो क्या होना चाहिए, वो तब ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, तभी मैं बोलूंगा कि एक्सपोर्टर जो है वो इंपोर्टर से ज्यादा थे। ठीक है ना। अब वही यहां पर फाइंड आउट करो। देखो यहां पर अगर हम 1995 में देखेंगे तो रेशियो किसके इक्वल टू है, रेशियो इज इक्वल टू 1.75, दैट मींस ग्रेटर देन 1। मिल गया हमें एक साल। सेकंड ईयर यहां पर देखो 1996 को कंसिडर करो, रेशियो इज 1.5, दैट मींस अगेन दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1। इसके बाद कंसिडर करो 1997 को, रेशियो फॉर एक्सपोर्ट्स अपॉन इंपोर्ट्स इज 1.75, अगेन दिस इज ग्रेटर देन 1। तो दैट मींस कंपनी ए जो है इसके लिए 3 साल मेरे पास है, 3 years मेरे पास है, जब मेरे पास जो रेशियो है दैट मीन जो एक्सपोर्ट्स है दैट आर मोर देन द इंपोर्ट्स। ये बात आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो आंसर हो जाएगा, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स पूछा गया है तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर 3। Next is question number 22. If the imports of company A in 1997 were increased by 40%, what would be the ratio of exports to the increased imports। अब अगर हम imports को consider, अगेन द क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेम ग्राफ, उसी ग्राफ को कंसिडर करो। अब 1997 की बात हो रही है तो 1997 में जो रेशियो था वो क्या था, 1.75। ओके, अब क्वेश्चन बोल रहा है अगर हमने इंपोर्ट्स को इंक्रीज किया बाय द 40% तो उससे क्या आ जाएगा इम्पैक्ट एक्सपोर्ट्स पे। देखो अगर हम 1997 की बात करेंगे तब क्या था, जो एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट था, एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट है वो है 1.75। तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं जो एक्सपोर्ट्स है दैट आर इक्वल टू 1.75 टाइम्स इंपोर्ट्स। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको हम अभी यूज करेंगे, ये याद रखना। लेकिन हमें क्वेश्चन बोल रहा है रिक्वायर्ड इंपोर्ट्स क्या है, रिक्वायर्ड इंपोर्ट्स क्या है, उसको मैं डिनोट करूंगा I1 से, दैट इज 40% इंक्रीज, दैट मींस I प्लस 40% ऑफ I, 40% ऑफ I, दिस वाज ओरिजिनल इंपोर्ट। ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1.4I, ये भी आप यहां पर याद रखिएगा। अब देखो अब मुझे रेशियो देखना है तो अब मैं अगर रेशियो को देखूंगा, रेशियो विल बी एक्सपोर्ट्स अपॉन इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स की वैल्यू मैं लिखूंगा 1.75, 1.75 टाइम्स I, ये है एक्सपोर्ट्स, अपॉन इंपोर्ट्स की वैल्यू लिखूंगा 1.45I। आई और आई यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगा दैट विल बी 175 अपॉन 145। तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी दैट विल बी 1.25। ठीक है ना। तो 1.25 यहां पर रेशियो आ जाएगा एक्सपोर्ट्स अपॉन इंपोर्ट्स, अगर हम इंपोर्ट्स को इंक्रीज करेंगे बाय 40%। इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23। इन व्हाट रेशियो मस्ट अ ग्रोसर मिक्स टू वैरायटीज ऑफ पल्सेस। एक ग्रोसर को मिक्सचर बनाना है दो वैरायटीज ऑफ पल्सेस के, एक की आरएस है 15 एंड दूसरे जो पल्सेस है उसकी आरएस है 20 पर केजी रेस्पेक्टिवली, सो एज टू गेट, तो कि वो एक ऐसा मिक्सचर बनाए जिसकी वर्थ क्या होगी 16.50 पर केजी। देखो हमें अमाउंट नहीं पता है तो मैं बोलूंगा अमाउंट ऑफ पल्सेस 15, दैट मींस वो वाली पल्सेस जिनकी रेट क्या है 15 पर केजी, उसके अमाउंट में देखूंगा यहाँ पर x लिखूंगा। इन द सिमिलर वे मैं लिखूंगा अमाउंट ऑफ पल्सेस किन की 20 वाली की अमाउंट में लिखूंगा y। ठीक है ना। अब इन दोनों को कंसिडर करो, टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर क्या बन जाएगा, टोटल अमाउंट ऑफ मिक्सचर जो यहां पर बन जाएगा वो बन जाएगा अमाउंट ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ दिस, दैट मींस 15x प्लस अमाउंट ऑफ दिस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ दिस, दैट मींस 20y। इसको यहां पर कंसिडर कीजिए। ठीक है ये बात भी। लेकिन एट द सेम टाइम जो क्वेश्चन मुझे बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है जो प्राइस रहनी चाहिए मिक्सचर में दैट शुड बी 16.50 पर केजी। अब इस हिसाब से टोटल प्राइस क्या बनेगा, टोटल प्राइस अगर मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा टोटल प्राइस विल बी इक्वल टू 16.5, दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय x प्लस y, टोटल अमाउंट जितना भी बनेगा मुझे पल्सेस का। ठीक है ना। अब ये है हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे यहां पर क्या मिल जाएगा 16.5x प्लस 16.5y, दिस शुड बी इक्वल टू 15x प्लस 20y। अब यहां पर इनको क्या करो, सॉल्व करो इस प्रॉब्लम को। 16.5x माइनस 15x, दिस विल बी 1.5x शुड बी इक्वल टू, यहां पर है 20y, ये है प्लस, ये इस साइड जाएगा, ये बन जाएगा 20y माइनस बन जाएगा 16.5y, दैट मींस 3.5y।
ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी आर सपोज टू फाइंड आउट द रेशियो। हमें x अपॉन वाई फाइंड आउट करना है। x यहां पर है, ये y यहां से शिफ्ट करेगा y, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 35 अपॉन 15, दैट मीन 7 अपॉन 3, और 7:3 हम इसको बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अ ट्रेन 125 मीटर्स लॉन्ग passes a man running at the rate of 55 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन। एक ट्रेन जा रही है जिसकी लेंथ हमें बताई गई है 125 मीटर्स, ठीक है ना, और एक आदमी रनिंग कर रहा है, उसकी स्पीड क्या है 5 किलोमीटर पर आवर, और डायरेक्शन इनकी सेम है। टाइम लिया है ट्रेन ने 10 सेकेंड्स, हमें बताना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। व्हाट वी विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यहाँ पर हम क्या करेंगे, वी विल कैलकुलेट द रिलेटिव वेलोसिटी। वी रिलेटिव हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। वी रिलेटिव की वैल्यू क्या आ जाएगी, 125 डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट मींस 10 सेकंड्स। लेकिन ये वैल्यू जो आएगी ये आएगी मीटर पर सेकंड में। व्हाट वी आर सपोज टू कैलकुलेट, वी आर सपोज टू कैलकुलेट द रिलेटिव स्पीड इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर, बिकॉज यहाँ पर जो भी ऑप्शंस हमें दिए गए हैं वो है इन द फॉर्म ऑफ किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है ना। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा बाय 18 अपॉन 5, तो यहाँ से क्या आएगी, यहाँ से 45 किलोमीटर्स पर आवर हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब अंडरस्टैंड करना, ये स्पीड नहीं है, ये रिलेटिव स्पीड है। अब रिलेटिव स्पीड की वैल्यू यहाँ पर फॉर्मूला डालो, रिलेटिव स्पीड मींस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। अब यहाँ पर और एक पॉइंट अंडरस्टैंड करो, यहाँ पर मैंने माइनस क्यों लिया, क्योंकि जो डायरेक्शन है डायरेक्शन इज सेम, बोथ मैन एंड ट्रेन की जो डायरेक्शन है वो सेम है, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लिया। दिस शुड बी इक्वल टू दिस रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू जो हमें अभी आई, दैट इज 45, दैट मींस वीटी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 45, दिस विल बी प्लस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मैन, प्लस टाइम्स 5, दैट मींस 50 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है ना, इजी सा क्वेश्चन था, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 50 किलोमीटर्स पर आवर। बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम एंड श्याम टुगेदर कैन बिल्ड अ हाउस इन 10 days. Ram and Arun can build a house together in 12 days, and Shyam and Arun can build a house in 15 days. श्याम, राम एंड अरुण अगर वो एक साथ काम करेंगे तो वो कितने डेज में एक हाउस को बिल्ड करेंगे। देखो हमें क्या दिया गया है, राम प्लस श्याम जो है ये 10 डेज में करते हैं हाउस को बिल्ड। इन द सिमिलर वे राम प्लस अरुण का हमें क्या बताया गया है, ये 12 डेज में करते हैं। अंडरस्टैंड करना इसको प्रॉपरली। इसी तरीके से श्याम एंड अरुण का दिया गया है, ये करते हैं 15 डेज में एक हाउस को बिल्ड। अब यहां पर देखो, इसको मैं क्या यहां पर लिखूंगा, अगर राम एंड श्याम 10 डेज में एक हाउस को बिल्ड करते हैं, दैट मींस अगर मुझे फाइंड आउट करना होगा एक दिन का काम, तो एक डे में वो क्या करेंगे, एक डे में वो कर सकते हैं 1/10 ऑफ वर्क। इन द सिमिलर वे एक डे में राम एंड अरुण क्या करेंगे 1/12 ऑफ वर्क। इन द सिमिलर वे इन वन डे श्याम एंड अरुण क्या करेंगे 1/15 ऑफ वर्क। इसको अंडरस्टैंड करना। ना ये हमारे पास लेट्स सपोज दिस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, हम इन सबको ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड में पहले ऐड करो, r प्लस एस प्लस आर प्लस ए प्लस एस प्लस ए, दैट मींस r भी 2 बार आया, 2 मैं कॉमन लूंगा, राम प्लस श्याम प्लस अरुण, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/10 प्लस 1/12 प्लस 1/15, एलसीएम लो, ये आ जाएगा 4 एंड दिस विल बी 1। दैट मींस अगर मैं सिर्फ r प्लस एस प्लस ए को कैलकुलेट करूंगा, r प्लस एस प्लस ए को कैलकुलेट करूंगा, दैट विल बी इक्वल टू 1/4 एंड ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, दैट मींस 1/8। अब जिस तरीके से मैंने यहां पर आपको बोला, अगर राम एंड श्याम 10 दिन में एक काम करते हैं तो एक दिन में वो कितना करेंगे 1/10, ठीक है ना। इसी तरीके से यहां पर हमें बताया गया है कि इतना 1/8 ऑफ द वर्क इज डन बाय दीज पर्संस इन, ठीक है ना। अगर ये एक साथ काम करेंगे ऑल टुगेदर तो ये 1/8 ऑफ वर्क कर सकते हैं, तो एक दिन में, तो टोटल कितने डेज ये लेंगे, टोटल ये लेंगे, तो टोटल ये लेंगे 8 डेज, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 8 डेज, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन born एट द इंटरवल्स ऑफ 3 years each is 50 years। 5 चिल्ड्रन है, उनकी एज हमें पता नहीं है, तो वो 3 साल के बाद पैदा हो गए, 3 साल के बाद और एक, 3 साल के बाद और एक, अगर उनके हम सम देखेंगे तो वो है 50 years। व्हाट्स द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड, पहले हमें किसी की एज नहीं है पता, तो मैं करूंगा एज ऑफ एल्डेस्ट, जो सबसे ज्यादा एल्डेस्ट होगा, सबसे ज्यादा बड़ा होगा, उसकी एज में को मैं x लूंगा। तो अगर मैं अब इनको कंसेक्यूटिव एक ऑर्डर में लिखूंगा तो मैं बोलूंगा एक की एज थी x, दूसरे की एज थी x-3 एंड उसके बाद जो आ गया उसकी एज थी x-6, उसके बाद x-9 एंड उसके बाद x-12, आ गए 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब क्वेश्चन बोल रहा है इनकी सम जो है, इनकी एज का सम है 50, दैट मींस इन एजेस को सम करो, दैट मींस
x plus x go to x, 2x plus x 3x, 3x plus x 4x and x is equal to 5x. That means 5x आ गया एक। अब यहाँ पर देखो -3 -6 मीन -9, -9 -9 -18, -18 -12 मीन्स -30, 5x -30 दिस शुड बी इक्वल टू 50 ईयर्स। 50 ईयर्स मैं यहाँ पर कैलकुलेशन शॉर्ट में करता हूं, तो यहाँ पर देखो 5x की वैल्यू क्या आ गई 50 -30, 50 ये है -30, ये इस साइड जाएगा, ये बन जाएगा +30, दैट मीन्स 80 ईयर्स। और x की वैल्यू अगर मुझे फाइंड आउट करनी है दैट विल बी इक्वल टू 80/5, तो ये आ जाएगा 16 के इक्वल टू। ये आ गई एज ऑफ द एल्डेस्ट। बट व्हाट वी आर एक्चुअली सपोज टू फाइंड आउट, वी आर एक्चुअली सपोज टू फाइंड आउट द एज ऑफ द यंगेस्ट चाइल्ड। तो यंगेस्ट चाइल्ड की एज क्या थी x -12, दैट मीन्स 16 -12 दैट विल कम आउट टू बी 4 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड किया इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 सेज इन द फर्स्ट 10 ओवर्स ऑफ द क्रिकेट गेम, एक क्रिकेट गेम थे, उसकी पहले 10 ओवर्स में जो रन रेट थी वो थी 3.2। व्हाट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स टू रीच द टारगेट ऑफ 282। पहले देखो रेट यहां पर दी गई है 3.2, ठीक है ना। ओवर्स कितने हुए हैं, 10 ओवर्स हुए हैं। क्या मैं बोल सकता हूं जो रन स्कोर्ड होंगे, रन स्कोर इन 10 ओवर्स, इन 10 ओवर्स में से कितने रन स्कोर हुए होंगे, रेट दैट मींस 3.2 मल्टीप्लाइड बाय द ओवर्स दैट आर डन, दैट मींस 10, दिस विल बी इक्वल टू 32। 32 रन्स यहां पर ऑलरेडी हो चुके हैं। अब टोटल कितना होना है, टोटल होने चाहिए 282। दैट मींस जो रिमेनिंग रन्स है जो अभी बनाने हैं वो क्या है, वो है 282 माइनस आएगा 32, दिस विल बी इक्वल टू 250। दीज आर द रन्स दैट आर स्टिल रिमेन, ठीक है ना। अब हमें यहाँ पर सिंपली रेट पूछी गई है, रेट विल बी इक्वल टू रन्स अपॉन नंबर ऑफ ओवर्स, नंबर ऑफ ओवर्स जो लेफ्ट है दैट इज 40, तो इसको यहाँ से 0 एंड 0 को यहाँ पर कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर जो आंसर बचेगा दैट विल बी 6.25, ठीक है ना, 6.25। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, एज सिंपल एज दैट। चलिए question is who among the following given options was the first to launch the individual satyagraha in 1940 में किसने पहले इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया। तो पहला आदमी हमें पूछा गया है, तो पहला आदमी है आचार्य विनोबा भावे। तो इन्होंने कब लॉन्च किया था, 1940 से लेके 41 तक, ठीक है ना। ये फर्स्ट पर्सन है, दीज आर चूजन बाय द महात्मा गांधी, ठीक। अगर आपसे सेकंड पर्सन पूछा जाए या थर्ड पर्सन पूछा जाए वो भी आप याद रखिएगा। सेकंड पर्सन जो थे जिन्होंने इंडिविजुअल इसको सत्याग्रह को लॉन्च किया था वो थे जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये थे सेकंड। एंड थर्ड नंबर पे जो पर्सन थे उसका नाम था ब्रह्मदत्त, ब्रह्मदत्त, ठीक है ना। ये सेकंड, ये मींस ये थर्ड थे एंड ये जो थे ये सेकंड थे एंड ये जो है ये फर्स्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर फर्स्ट पूछा गया था, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 सेज हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ द थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी जो है उसका फाउंडर कौन था इनमें से। तो अगर इसके फाउंडर की बात करेंगे, दिस वाज फाउंडेड बाय मैडम ब्लावात्स्काई, मैडम ब्लावात्स्काई। अगर इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में, अगर इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में इसको कब फाउंड किया गया था, 1882। डेट भी आप इसके साथ साथ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। गांधी साल्ट सत्याग्रह इज आल्सो नोन एज, सत्याग्रह जो है इसको और एक नाम से, साल्ट सत्याग्रह जो है इसको और एक नाम से हम जान सकते हैं, किस नाम से। दिस वाज बेसिकली अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी अगेंस्ट द साल्ट टैक्स, अगेंस्ट साल्ट टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स। अगर इसका डेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अगर डेट पूछा जाएगा दैट वाज 1930, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 31। Which of the following metal was unknown to the people of Indus Valley civilization? हमें ये बताना है कि कौन सा मेटल अननोन था to the people of Indus Valley civilization। पॉइंट नंबर 1 आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है the metals which are known to the people of Indus Valley civilization। यहाँ पर मैं लिखूंगा आपके लिए metals that were known to the people of Indus Valley civilization। उसमें गोल्ड आता है, गोल्ड तो नोन था, कॉपर भी था, सिल्वर भी था एंड ब्रोंज भी था। तो आयरन जो है यहाँ पर, आयरन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज आयरन जो है इट वाज अननोन थ्रू आउट टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। इन रेफरेंस टू अकबर
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर कीजिए। अकबर वाज द फर्स्ट मुगल एम्परर हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम द पॉलिटिक्स, दिस इज ट्रू, ये तो ट्रू है। अकबर आफ्टर अकबर्स डेथ हिज बॉडी वाज बरीड इन दिल्ली, इसकी बॉडी को कहां पर बरी किया गया था? दिल्ली में। नो, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी को अगर हम देखेंगे, उसको बरी कहां पर किया गया था? आगरा में किया गया था, आगरा में, दैट इज बेसिकली उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 says who among the following had founded the गधावाला डायनास्टी, इस डायनास्टी को किसने फाउंड किया? इनमें से किसने फाउंड किया था? तो चंद्रदेवा, आप याद रखिएगा, चंद्रदेवा वाज द फाउंडर ऑफ गधावेला डायनास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 says the conversation between Nagasena and Menander first related to the Buddhism is recorded in which book? देखो, ये जो मेनिंदर थे बिफोर बिकमिंग बुद्धिस्ट, बिफोर becoming Buddha, he asked a lot of questions about this Buddhism to what? To Nagasena, and ये जो Nagasena थे, he also replied them as well, इन्होंने उन क्वेश्चंस का आंसर भी किया। तो यही जो क्वेश्चन आंसर थे, इसको स्टोर किया गया इन द फॉर्म, इन रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड किया गया इन द फॉर्म ऑफ ए बुक, इन द फॉर्म ऑफ ए बुक, जिस बुक को बोलते हैं मेलिंडा पन्हो। मेलिंडा पन्हो का मतलब क्या होता है? क्वेश्चंस ऑफ मेनिंदर, ठीक है ना। तो आंसर यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 सेज हु सेंट मेगासेथीन्स अ ग्रीक रूलर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, मेगासेथीन्स को किसने इनमें से सेंट किया था? उसको सेंट किया था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ने मेगासेथीन्स, जो एक ग्रीक रूलर थे, उनको सेंट किया था टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता, कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्ता एज एन एम्बेसडर, एम्बेसडर एज इसको सिलेक्ट किया गया था, सेंट किया गया था। ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। हु इज आल्सो नोन एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, इनमें से किसको समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर के नाम से जानते हैं? तो याद रखना, ललितादित्य, ललितादित्य है जिसको हम जानते हैं बाय द नेम समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर। ललितादित्य कौन थे? ये एक फेमस रूलर था, फेमस रूलर ऑफ करकोटा डायनास्टी, करकोटा डायनास्टी। अगर इसका टाइम पीरियड पूछा जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली 724 से लेके 760 सीई तक, तो ये है इसका बेसिकली इसके रेन का टाइम। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू एज्यूम द टाइटल ऑफ परम भगवत इज, इनमें से कौन सा पहला गुप्ता रूलर था जिसने एज्यूम किया टाइटल को परम भगवत? तो चंद्रगुप्ता सेकंड थे, एक ऐसे पहले गुप्ता रूलर जिन्होंने एज्यूम किया इस टाइटल को, परम भगवत को। इसके अलावा मैं आपको बोल दूं, आल्सो अडॉप्टेड, he also adopted the title like विक्रम द्वितीय का टाइटल भी इन्होंने पहले ही अडॉप्ट किया, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट पे चलिए, द अशोका पिलर एट इलाहाबाद प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेन ऑफ, जो अशोका पिलर है इलाहाबाद में, ये किसके रेन के अबाउट इंफॉर्मेशन देता है? चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट और चंद्रगुप्त मौर्य। तो क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, इसका आंसर हो जाएगा जो अशोका पिलर्स हुए हैं ना, वो इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द समुद्रगुप्ता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज समुद्रगुप्ता। और इसके अलावा मैं आपको बोल दूं, इट इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करता है पॉलिटिकल के साथ साथ ये इंक्लूड करता है मिलिट्री अचीवमेंट्स को भी, ठीक है ना। समुद्रगुप्ता ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू इंपॉर्टेंट टेंपल्स बिल्ट बाय अवंतीवर्मन इन अवंतीपुरा, अवंतीपुरा में अवंतीवर्मन ने दो फेमस टेंपल्स को बिल्ड किया था, उनका नाम क्या है? उनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, शिवा एंड विष्णु। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ एमोलमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, इनमें से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखा गया है अबाउट द पेमेंट ऑफ एमोलमेंट्स। देखो, दे कैन बी रेड्यूस्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल इमरजेंसी, दिस इज ट्रू, टी से मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा। दे आर शोन सेपरेटली इन द बजट, दिस अगेन ट्रू, उनको सेपरेटली शो किया जाता है। दे आर चार्जेड ऑन द कंटीजेंसी फंड ऑफ द इंडिया, नो, दिस इज फॉल्स, ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही एक स्टेटमेंट है जो रॉन्ग है अबाउट द पेमेंट ऑफ एमोलमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा?
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द लोकसभा एंड राज्यसभा आर। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, देखो आर्टिकल आर्टिकल 40 आपने देखा होगा, आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या बोलता है, among 250 members of राज्यसभा only जो 12 हैं 12 should be nominated by president। 250 में से 12 जो है that are nominated by the president। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। Which of the following appointments is not made by the President of India? इनमें से कौन सी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं करता है? चीफ ऑफ द आर्मी, ट्रू, चीफ ऑफ द आर्मी को अपॉइंट करता है द प्रेसिडेंट। स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी करता है एंड चीफ ऑफ द एयरफोर्स को भी करता है। याद रखना, स्पीकर ऑफ द लोकसभा है, इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज अपॉइंटेड by members itself, this is elected by the members। ठीक है ना, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलिए, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे, इनमें से किस दिन पर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली रेटिफाइड इट्स यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन द ह्यूमन राइट्स। याद रखना, डे का हमें पूछा गया था, तो दिसंबर 10 1948, ईयर भी आप याद रखिएगा। दिस इज द डे व्हेन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है ना, इस दिन पे उन्होंने अडॉप्ट किया था, दिसंबर 10 1948। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, दिसंबर 10 1948, ईयर भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। इनमें से अनटचेबिलिटी के अबाउट कौन सा वाला कॉन्स्टिट्यूशन है? देखो आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा। दिस इज द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट टॉक्स अबाउट द इरेडिकेशन, अबाउट द एलिवेशन, अबाउट द अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। विच आर द मोड्स ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप। इनमें से इंडियन सिटीजनशिप को लूज करने के कौन कौन से मोड्स है? देखो यहां पर आपको अंडरस्टैंड क्या करना है, आपने सिटीजनशिप एक्ट 1955 तो देखा ही होगा। सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 वो क्या बोल रहा है, ये प्रिस्क्राइब करता है 3 वेज को बाय विच आर द मोड्स ऑफ लूजिंग इंडियन सिटीजनशिप। उसमें से डिस्क्राइब किया गया है रिनंसिएशन को भी, टर्मिनेशन को भी एंड डिप्राइवेशन को भी। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इनमें से स्टेटमेंट्स को देखना है, फिर हमें बताना है कि इनमें से गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन कौन सा है। To organize village panchayats, yes, this was. To secure opportunities for the healthy development of the children, no, this was not. To promote cottage industry, तो ये भी था। तो 1 and 3 ऑप्शन जिसमें होगी 2 and 3, 1 and 2, 1 and 3, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। यही दो क्या थे, गांधीयन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। The Mountbatten Plan is also called the Partition Plan. On which date Mountbatten Plan was accepted by the both Muslim League and Congress? Mountbatten Plan जो है इसको कब एक्सेप्ट किया गया है by both Muslim League and Congress को? देखो ये जो Mountbatten Plan है, Mountbatten Plan है, इसको और एक नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं जून 3rd प्लान। जून 3rd प्लान, इससे आपको ये पता चला ही होगा कि जून 3rd पे हो गया। जून 3rd यहाँ पर 2 ऑप्शंस में है। अब अगर आपसे ईयर भी पूछा जाए तो ईयर याद रखना 1947, जून 3rd 1947, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर और एक पॉइंट जो है ये आप याद रखिएगा, इसको और एक नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हम जून 3rd प्लान। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 सेज ऑन विच डेट हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को? अगर अडॉप्शन की बात करेंगे, इसको अडॉप्ट कब किया गया था, तो इट वाज अडॉप्टेड एट जनवरी 22 1947। यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो इट वाज इंट्रोड्यूस्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था? इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 13th of December 1946। ये अपडेट याद रखिएगा। और अगर इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको इंट्रोड्यूस किसने किया गया था, दैट वाज जवाहरलाल
नेहरू। उन्होंने इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया था कब? 13th ऑफ दिसंबर 1946 में, और इसको अडॉप्ट फिर कब किया बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने? 22nd ऑफ जनवरी 1947। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पे। विच आर द फॉलोइंग वर्ड was not added in the preamble by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976। याद रखना, जो 42nd Amendment Constitutional Amendment Act है of 1976, उसने ऐड क्या क्या किया? दैट एडेड सोशलिस्ट, सोशलिस्ट को ऐड किया, इंटीग्रिटी को ऐड किया, इंटीग्रिटी को ऐड किया, एंड इसके अलावा सेक्युलर को ऐड किया। किसमें? प्रेम्बल में। ठीक है ना, सोशलिस्ट भी आएगा, सेक्युलर भी आएगा, इंटीग्रिटी भी आएगा। तो ये जो रिपब्लिक है, ऑप्शन नंबर डी है, इसको ऐड नहीं किया गया है बाय द व्हाट? बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। चलिए नेक्स्ट पे। Next is question number 50. Question number 50 says, what should be the age of the candidate for the पंचायत इलेक्शन? पंचायत इलेक्शन के लिए एक कैंडिडेट की एज जो है वो क्या होनी चाहिए? 21 ईयर्स, 25 ईयर्स, 35 और 30। तो आप सबको पता है 21 ईयर्स एज होनी चाहिए एक कैंडिडेट के लिए in order to contest the पंचायत इलेक्शंस, in order to participate in the पंचायत इलेक्शंस। ठीक है ना, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। A bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall lapse on dissolution of Lok Sabha। गलत है। Bill pending in the Parliament shall lapse by the reason of the prorogation of the houses। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? ये भी गलत है। क्यों? अब यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट्स गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट्स नीदर वन नॉर सेकंड। इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि याद रखना, जो बिल होती है दैट डज नॉट लैप्स, वो कभी भी लैप्स नहीं होती है ऑन डेजोल्यूशन ऑफ दिस लोकसभा। ठीक है ना, क्या ये बात भी समझ में आ गई आपको? लोकसभा के डिसोल्यूशन से कभी भी बिल क्या होती है? वो लैप्स नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52। Question number 52 says, which section of the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 deals with the Legislative Assembly for the Union Territory of Jammu and Kashmir and its composition? Basically, Legislative Assembly, Legislative Assembly plus its composition, ये इससे कौन सा वाला आर्टिकल, कौन सा वाला सेक्शन जो है वो डील करता है? तो सेक्शन नंबर 14, सेक्शन नंबर 14 यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेक्शन नंबर 14 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वो डील करता है लेजिस्लेटिव से एंड उसके कंपोजिशन से। ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस इट्स कंपोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 says, special address by the Lieutenant Governor to Legislative Assembly is provided in section dash of the Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019। तो उसको ये जो स्पेशल एड्रेस होता है बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, ये कौन सा सेक्शन प्रोवाइड करता है? ये प्रोवाइड करता है सेक्शन नंबर 21 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019। ठीक है, ये भी स्पेशल एड्रेस बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 says, सेक्शन 10 ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद, जो सेक्शन 10 है ये किसके साथ डील करता है? फॉर्मेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी? नो। राइट्स ऑफ द मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट जनरल? नो, ये भी तो नहीं है। इसके बाद रिप्रेजेंटेशन इन द हाउस ऑफ द पीपल? यस, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, यहाँ पर याद रखना ये वाला ऑप्शन भी है, राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड एडवोकेट्स जनरल एज द रेस्पेक्ट्स लेजिस्लेटिव असेंबली, ये है सेक्शन नंबर 22। सेक्शन नंबर 22, दिस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये भी बोल दिया। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन 55 says, we visited my grandmother last week dash it was a holiday। अब यहाँ पर क्या लगाना है आपको? हो लगाओगे, which, where and when। बेसिकली मैं आपको यहाँ पर एक बात बोलूंगा, जब भी इंग्लिश के क्वेश्चंस आएंगे आपको, तो आप सारे के सारे ऑप्शंस को अप्लाई करो वन बाय वन, फिर देखो कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट बन जाता है। वी विजिटेड माई ग्रैंड मदर लास्ट वीक, हु इट वाज ए हॉलीडे, क्या हु यहाँ पर आएगा? नो, रिलेटिव क्लास तो ऑब्वियसली ये नहीं आएगा। अब वी विजिटेड माई मदर लास्ट वीक, विच इट वाज, विच भी नहीं आएगा। इस तरीके से इजीली आप यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हो। वी विजिटेड माई ग्रैंड मदर लास्ट वीक डैश वेयर इट वाज ए हॉलीडे, obviously not। we visited my grandmother last week when it was a holiday, तो यहाँ पर when हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी will be the correct answer। this is the easy approach of solving the sort of questions। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 56।
आई कांट स्टैंड द स्नो डैश माई कार इज नॉट फोर व्हील ड्राइव। आई कांट स्टैंड द स्नो फॉर माई कार, फॉर तो नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ माई कार नो, बिकॉज सिर्फ बिकॉज आएगा यहाँ पर बिकॉज जो है ये रीजन प्रोवाइड करता है। देखो पहला पार्ट जो है सेंटेंस में मैंने बताया आई कैंट स्टैंड द स्नो, ठीक है ना। अब इसके लिए मुझे रीजन बताना है, तो रीजन के लिए मैं क्या बोलूंगा, बिकॉज बोलूंगा, बिकॉज माई कार इज नॉट फोर व्हील ड्राइव, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। इजी सा क्वेश्चन था। यहाँ पर चलिए, चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, ये एक्टिव वॉइस में दिया होगा तो पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। ये दिया है हमें एक्टिव वॉइस में, दे विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू, इसको ये है एक्टिव वॉइस, दिस इज इन एक्टिव फॉर्म में है ये, इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है। यू आर, देखो यहाँ पर दे विल है, विल मीन्स फ्यूचर की बात हो रही है, तो यहाँ पर यू आर आस्क्ड प्रेजेंट की बात हो रही है, तो काटो इस सेंटेंस को ही यहाँ पर आप एलिमिनेट करो। यू वेयर, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, वेयर का यूज किया है, ये भी नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को देखो, यू आर बीइंग, आर होता है प्रेजेंट, तो यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है, तो इसको भी एलिमिनेट करो, तो बचा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यू विल बी आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एट द इंटरव्यू, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज चेंज इनटू द एक्टिव वॉइस। यहां पर देखो, यहां पर उल्टा है, पैसिव वॉइस दी गई होगी, पैसिव वॉइस हमें दी गई होगी और हमें उसको चेंज करना है इन द एक्टिव वॉइस। द थीफ क्लाइंब्ड ओवर द वॉल विदाउट बीइंग सीन, ये देखो ये क्या है, ये अगर हम देखेंगे ये बेसिकली पैसिव वॉइस है। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है इन द फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस। अब देखो यहाँ पर एक्टिव फॉर्म बीइंग सीन जो है, यहाँ पर देखना है, अंडरस्टैंड करना, बीइंग सीन जो है, अगर हम इसकी एक्टिव फॉर्म देखेंगे, एक्टिव फॉर्म ऑफ बीइंग सीन इन सिंपल पास्ट टेंस में, तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा सीइंग, ठीक है ना। बीइंग सीन की जो एक्टिव फॉर्म आएगी वो क्या आएगी, सीइंग। तो ऑप्शंस को देखो यहाँ पर, द थीफ क्लाइंब्ड ओवर द वॉल विदाउट एनीवन सीइंग हिम, आई गेस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, विदाउट बीइंग सीन द थीफ क्लाइंब्ड ओवर द वॉल, यहाँ पर भी सीन आ गया। ऑप्शन नंबर सी में भी सीन आ गया, ऑप्शन नंबर डी में भी सीन आ गया। यहाँ पर सीन नहीं आना चाहिए, सीन की हमें एक्टिव फॉर्म लेनी है, क्योंकि हमें इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब हम बीइंग सीन की एक्टिव फॉर्म लेंगे, दैट्स ऑब्वियसली सीइंग, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, चेंज द नरेशन, इसमें नरेशन को चेंज करो। द कैप्टन सेड अलास अवर फोज आर टू स्ट्रॉन्ग, देखो अलास पहला ये आप याद रखना, ये कब हम यूज करते हैं, जब हमें सॉरो को एक्सप्रेस करना होगा, जब हमें सॉरो को एक्सप्रेस करना होगा। अब यहाँ पर देखो नरेशन को चेंज करना है, द कैप्टन टोल्ड दैट अलास, अलास फिर से नहीं आएगा, जब हम नरेशन को चेंज करते हैं तो इसके बदले हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, द कैप्टन टोल्ड हिम दैट आवर फोर्स, इसने किसको बताया, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर अलास का यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। अलास के बदले हमें यहाँ पर जो चेंज नरेशन होगी उसमें हम लिखेंगे एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, द कैप्टन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। तो सी एंड डी ऑप्शंस यहां तक क्लियर चल रहे हैं। दैट देयर फोर्स वेर वेरी स्ट्रांग, दैट हिज फोर्स वेर वेरी स्ट्रांग। अब देखो यहाँ पर जो कैप्टन है उन्होंने नरेशन में क्या बताया है, अवर फोर्स, तो अवर ऑब्वियसली चेंज किस में होगा, अवर ऑब्वियसली चेंज होगा दियर्स में, अवर तो हिज में चेंज नहीं होने वाला, तो ऑप्शन डी को भी यहाँ पर काट लो, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 इज राम इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन हिज क्लास, आर्टिकल का यहाँ पर यूज करो, राम इज ए, राम इज एन, राम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पर द का यूज हमने क्यों किया, पहली बात यहाँ पर पर्टिकुलरली राम की बात हो रही है, ये बात आप याद रखिएगा। एंड सेकंड थिंग जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की बात कर रही है, एंड वो भी किस में है, सुपरलेटिव डिग्री में है, सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर यूज की गई है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर की, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे द, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61। दोज हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी आर कॉल्ड, उनको हम बोलते हैं चर्निंग पावर्स, जो कभी इन होते हैं कभी आउट होते हैं, ठीक है ना, लाइक डेली वेजर्स होते हैं, फार्मर्स होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 says social, economical and ecological equity is the necessary condition for achieving, ये किसके लिए necessary condition है, this is obviously necessary condition for achieving sustainable development, ठीक है ना। equity, यहाँ पर इस equity का मतलब क्या होता है, equity मतलब यहाँ पर equity का मतलब होता है that everyone should have equal access to the community resources, everyone should have
इक्वल एक्सेस टू कम्युनिटी रिसोर्सेज, ठीक है ना, तभी हम क्या कर पाएंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्शन अडॉप्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ मिनिमम बेसिक एमिनिटीज। फिर से हमें बताना है कौन सा एक ऐसा एक्शन है जिसको हमने अडॉप्ट किया है अंडर द प्रोविजन ऑफ मिनिमम बेसिक नीड्स, तो याद मिनिमम बेसिक एमिनिटीज, तो याद रखना कौन सा है, प्रधानमंत्री ग्रामोदया योजना, ठीक है ना। ये किसके लिए, इसका मोटिव क्या है, बेसिकली इट वाज अडॉप्टेड इन ऑर्डर टू एलिवेट द पॉवर्टी, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम थ्रू द वैल्यू एडेड मेथड। जब हम वैल्यू एडेड मेथड के हेल्प से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो इनमें से किस वाले को हम इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बोल दूंगा जो आइटम्स है नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे तब हम किन किन आइटम्स को, यहां पर मैं बोलूंगा आइटम्स नॉट इंक्लूडेड, ये आप याद रखिएगा, आइटम्स नॉट इंक्लूडेड, उनमें आता है, जो आइटम्स नॉट इंक्लूडेड है उसमें आता है सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ जो होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, ब्लैक मनी वहां पर इंक्लूड नहीं होती है, कैपिटल गेन्स हम बोलेंगे, कैपिटल गेन जो होता है वो वहां पर इंक्लूड नहीं होती है, और ओल्ड गुड्स जो होते हैं वो वहां पर इंक्लूड नहीं होते हैं, और इसके साथ साथ याद रखना सेल्फ कंजप्शन गुड्स जो होते हैं वो भी वहां पर इंक्लूड नहीं होते हैं। दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड रिमेंबर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ये भी इंक्लूड नहीं होता, ये भी नहीं होता, सेकंड हैंड गुड्स ये भी नहीं होता, तो ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे। Next is question number 65. Which of the following measure is adopted to reduce inflation? इनमें से कौन सा मेजर अडॉप्ट किया गया है इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लेशन। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, रिडक्शन इन द बैंक रेट, रिडक्शन इन रेपो रेट, इंक्रीज इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, कट्स इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो ऑप्शन नंबर डी डेफिनेटली यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज रिडक्शन इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जब आएगी, जब ये होगा कट इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग होगी, उससे क्या होगा, उससे रिड्यूस होगी, इट विल रिड्यूस द सप्लाई ऑफ मनी। जब सप्लाई ऑफ मनी क्या होगी, कम होगी, उससे क्या होगी, इन्फ्लेशन रेट क्या होगी, इन्फ्लेशन रेट होगी रिड्यूस, ठीक है ना। इस तरीके से यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 66। इट सेज क्वेश्चन नंबर 66 इट सेज Government has launched many flagship schemes to promote financial inclusion and provide financial security to empower the poor and unbanked in the country. Which of the following is not one of them? इनमें से कौन सी वाली फाइनेंशियल इंक्लूजन वाली योजना नहीं है, स्कीम नहीं है, ये हमें इन शॉर्ट में ये बताना है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऑब्वियसली ये तो है। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये भी है। हेरिडी, नो ये नहीं है। HRIDAY, ये आपको पता होगा कि ये बेसिकली क्या है, ये एक नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट है। नेशनल, मैं यहाँ पर आपके लिए लिखूंगा नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट योजना है। दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी योजनास, ठीक है ना, ये उनमें से नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67। 67th question says project financial literacy under the financial inclusion is undertaken by, जो फाइनेंशियल लिटरेसी है इट इज अंडरटेकन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस है SBI, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो RBI जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इट हैज अंडरटेकन द प्रोजेक्ट फाइनेंशियल लिटरेसी, ये आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68। नेम द पार्ट ऑफ द स्टमक ह्यूमन बॉडी इन विच मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑकर्स। इनमें से मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कहां पर होती है? मोस्ट ऑफ द डाइजेशन जो होती है वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली। तो यहां पर याद रखना स्टमक में क्या होता है, स्टमक में केमिकल डाइजेशन होती है, केमिकल डाइजेशन होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज्यादा डाइजेशन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन में नो डाइजेशन, कोई भी डाइजेशन नहीं होती है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन
एब्जॉर्प्शन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। वहीं पर अगर हम माउथ की बात करेंगे तो माउथ में होती है फिजिकल डाइजेशन, फिजिकल डाइजेशन लाइक चर्निंग ऑफ द फूड, ठीक है ना, एंड ग्राइंडिंग ऑफ द फूड। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69, नेम द मेटल विच इज इजीली कट बाय द सिंपल नाइफ। इनमें से बेसिकली सॉफ्टेस्ट मेटल, सॉफ्टेस्ट मेटल कौन सा है? तो याद रखना सॉफ्टेस्ट मेटल जो होता है वो होता है Na, दैट मीन्स सोडियम। सोडियम को हम इजीली कट बाय नाइफ, इजीली हम इसको नाइफ से भी काट सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70, among all recorded species in the world India accounts for about, जो भी स्पीशीज है इन द वर्ल्ड, इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है? इंडियाज कंट्रीब्यूशन क्या है टू द टोटल स्पीशीज रिचनेस ऑफ द वर्ल्ड? दैट इज 7 to 8%। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप डाटा यहां से याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला भी। चलिए नेक्स्ट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। इनमें से पॉपुलेशन का कौन सा वाला कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? देखो, नेटिलिटी क्या होता है? नेटिलिटी मीन्स बर्थ रेट, मोर्टेलिटी मीन्स डेथ रेट, ठीक है ना। पॉपुलेशन में बर्थ रेट भी होती है, डेथ रेट भी होती है। सेक्स रेशियो, दैट मीन्स men is to women, men is to women, that means नंबर ऑफ men कितने हैं एंड नंबर ऑफ वुमेन कितनी हैं एक पॉपुलेशन में, उन्हीं का रेशियो देख रहा है, उसको हम बोलते हैं सेक्स रेशियो। अब यहाँ पर देखो स्ट्रैटिफिकेशन जो है ऑप्शन नंबर सी, ये पॉपुलेशन का एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है, ये कम्युनिटी का होता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी। स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होती है? बेसिकली अरेंजमेंट होती है ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। लेकिन अगर हम यहाँ पर इनफैक्ट पॉपुलेशन को देखेंगे तो पॉपुलेशन इंक्लूड सिंगल स्पीशीज, पॉपुलेशन में सिर्फ सिंगल स्पीशीज इंक्लूडेड होती हैं। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज प्लांट स्पीशीज हैविंग अ वाइड जेनेटिक डाइवर्सिटी फॉर्म अ लोकल पॉपुलेशन नोन एज। एक प्लांट स्पीशीज है, फॉर एग्जांपल कोई भी प्लांट स्पीशीज है, उनकी एक वाइड जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है एंड फिर वो लोकल पॉपुलेशन बनाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इकोटाइप। याद रखना, दिस इज अगेन गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73, विच आर द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द फूड चेन इज करेक्ट। इनमें से करेक्ट ऑर्डर ऑफ फूड चेन बताना है। देखो, पहले एक प्लांट होता है, प्लांट को कौन खाता है? प्लांट को खाता है हर्बिवर, हर्बिवर। हर्बिवर को कौन खाता है? यहाँ पर फॉर एग्जांपल दिस इज अ हर्बिवर। हर्बिवर को कौन खाता है? हर्बिवर को खाता है कार्निवर। फिर कार्निवर को कौन कौन खाता है? ओमनिवर, ओमनिवर। एंड ओमनिवर से फिर लास्ट में कौन आता है? डेट्रोवोर, ठीक है ना। तो पहले देखो हर्बिवर फिर कार्निवर। हर्बिवर ऑप्शन नंबर ए में एंड ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर काट लो। हर्बिवर के बाद आना चाहिए कार्निवर, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। हर्बिवर, कार्निवर, ओमनिवर एंड डेट्रोवोर, ठीक है ना। ओमनिवर सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे नहीं आएंगे, हर्बिवर भी नहीं, ओमनिवर यहाँ पर भी नहीं आएंगे, तो ये दो ऑप्शंस तो वैसे ही यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे, इजी सा क्वेश्चन था। Next is question number 74. Protected areas include national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, sacred groves, reserve forests are the examples of. Basically यहाँ पर example पूछे गए हैं। NP जो है नेशनल पार्क जो है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है, BR जो है बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है, SG जो है सैक्रेड ग्रूव्स जो है, एंड RF जो है रिजर्व्ड फॉरेस्ट जो है, ये किसके एग्जांपल्स है? दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन, इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है ना। जब हम नेचुरल इकोसिस्टम में किसी स्पीशीज को क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए ये एग्जांपल्स को रिमेंबर करने के लिए आप चैनल को विजिट कर सकते हो, तो वहां पर आपको ट्रिक भी मिलेगी, आप इजीली कैसे रिमेंबर कर सकते हो इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन को, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग प्रोवाइड्स शेप ऑफ द सेल। शेप, जो सेल होती है, जो सेल होती है, इसको शेप कौन प्रोवाइड करता है? देखो, अगर प्लांट सेल की बात करेंगे, अगर प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल में होता है सेल वॉल, एंड यही सेल वॉल जो होता है, दिस इज रेस्पॉन्सिबल, यही रेस्पॉन्सिबल होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर शेप, ठीक है ना। ये प्लांट सेल की बात है। वहीं पर अगर हम एक एनिमल सेल की बात करेंगे, एनिमल सेल की बात करेंगे, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, उसमें होता है सेल मेम्ब्रेन जो आउटर कवर होता है, सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन वहां पर होता है रेस्पॉन्सिबल फॉर सेल शेप, सेल शेप के लिए यही रेस्पॉन्सिबल होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76. If the power of an object is expressed in terms of diopter, then the object must be. Basically यहाँ पर SI यूनिट्स की बात हो रही है। SI यूनिट जो है डियोप्टर किसका SI यूनिट है? बेसिकली आपको यही बताना है। हमें पता है डियोप्टर होता है पावर ऑफ द लेंस, पावर ऑफ द
लेंस। अगर हम इसकी एक्सप्रेशन देखेंगे, पावर ऑफ द लेंस अगर को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज गिवन बाय 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ दैट लेंस, ठीक है ना। यहाँ पर हो जाएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स लेंस। डियोप्टर जो होता है ये पावर लेंस का क्या होता है, ऐसा यूनिट पावर का, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे, इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, डिस्टेंस इज कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट इज, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को काटो, स्पीड इज कांस्टेंट और वेलोसिटी इज कांस्टेंट। देखो जब एक सर्कुलर मोशन होती है, जब एक सर्कुलर मोशन होती है, अगर हम यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव को कंसीडर करेंगे, अगर हम उसकी डायरेक्शन देखेंगे तो ये होगी उसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ दैट वेलोसिटी, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी जो होगा टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है ना। जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है बेसिकली, ये होती है स्पीड प्लस डायरेक्शन, स्पीड प्लस डायरेक्शन। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मैग्नीट्यूड सेम रहता है, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन अगर हम डायरेक्शन की बात करेंगे, एक ऑब्जेक्ट जो एक यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यहाँ पर उसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, टेंजेंट टू दैट सर्कुलर मोशन। यहाँ पर अगर देखोगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगी, यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगी। दैट मीन्स जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है और डायरेक्शन हमेशा चेंज होती है और मैग्नीट्यूड सेम रहता है। दैट मींस वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ये तो नहीं आ सकता क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज होती है। यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट्स स्पीड इज कांस्टेंट जब यूनिफॉर्म मोशन होती है। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम ऑफ बॉडीज, the total linear momentum of the system of the bodies remains constant, which law states that। देखो अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा किसी ऑब्जेक्ट पे, तो उसका जो लीनियर मोमेंटम होता है, जो लीनियर मोमेंटम जो होता है वो क्या रहता है, वो कंजर्व्ड रहता है। ये कौन बोलता है, ये बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है ना। लीनियर मोमेंटम को P से रिप्रेजेंट करते हैं एंड इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास टाइम्स वेलोसिटी। ये भी आप एट द सेम टाइम याद रखिएगा, ठीक है ना। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बोलता है a body in the state of motion, uniform motion, or a body in the state of rest will remain in that state unless and until it is acted upon by the external force। जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, एक बॉडी हिलने वाली नहीं है अगर वो रुकी हुई है, और अगर वो एक यूनिफॉर्म मोशन से चल रही है तो वो रुकने वाली नहीं है। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है, न्यूटन का सेकंड लॉ फोर्स की डेफिनेशन देता है। ये बोलता है फोर्स जो है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp by dt, ये भी आपको पता है। एंड न्यूटन थर्ड लॉ क्या बोलता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पेयर बनाता है। चलिए नेक्स्ट पे, next is question number 79, if a lift is going up with the acceleration the apparent weight, जो apparent weight होता है W से हम रिप्रेजेंट करते हैं, that's given by m, एंड यहाँ पर आता है g प्लस माइनस ऑफ a, ये है उसकी क्या, ये है एक्सप्रेशन फॉर दैट। अब देखो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो W विल बी इक्वल टू m, दैट मींस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, g ग्रेविटेशनल पुल, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। याद रखना जब लिफ्ट ऊपर जाएगा तो यहाँ पर प्लस एक्सेलरेशन आता है, ठीक है ना, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा। दैट मींस ये जो मास है, ये जो अपरेंट वेट है, ये क्या होगा, ये इंक्रीज होगा मोर देन द ट्रू वेट। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। वहीं पर अगर एक लिफ्ट नीचे की तरफ जाएगा तो डब्ल्यू जो है, वेट जो है वो आएगा m, एंड दिस विल बी g, दिस विल बी माइनस टाइम्स a। ये बात आप याद रखिएगा। ये जो ब्रैकेट में मैं लिखता हूँ g प्लस a या g माइनस a, दिस इज बेसिकली द नेट एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन दैट लिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा मोर। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80, विच आर द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, इनमें से कौन सी वाली चेंज फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस मींस आइस को जब हम कन्वर्ट करेंगे वाटर में, ठीक है ना, जब आइस कन्वर्ट होगी वाटर में तो ये बेसिकली रिवर्सिबल है, ये रिवर्सिबल है, इसको हम फिर से चेंज कर सकते हैं, वाटर को हम फिर से आइस बना सकते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द फिजिकल चेंज, ठीक है ना। अब देखो मिल्क जो है, मिल्क को कर्ड में बनाओ, अब क्या कर्ड को वापस बना सकते हो, नो वे। तो ये क्या होगी, ये केमिकल चेंज होगी, सीसी होगी, ठीक है ना। राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, अगर फ्रूट्स राइपन होते हैं तो क्या हम उनको फिर से अनराइप कर सकते हैं, नो, ये भी एक केमिकल चेंज है, इनमें से केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है। अब देखो ग्रेप्स की जब फर्मेंटेशन होती है तो फर्मेंटेशन अगेन इज नॉन रिवर्सिबल, तो ये भी एक केमिकल चेंज बन जाएगी। वी वर सपोज्ड टू फाइंड आउट द फिजिकल चेंज, सो फिजिकल चेंज यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट्स मेल्टिंग ऑफ आइस। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81, which of the following elements has maximum atomic radius, इनमें से maximum atomic radius क्या हो, किसकी है। maximum atomic radius means for example this is an atom, अब जिस atom की atomic radius ज्यादा होगी वो उतना larger होगा, that means
लार्जेस्ट साइज किसका होगा, ठीक है ना। पहली बात आपने इसको अंडरस्टैंड किया। सेकंड बात मैं आपको ये बोलूं, ये जो फॉर एग्जांपल ये एक पीरियोडिक टेबल है, जब आप पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे तो जो अटोमिक रेडियस है, अटोमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होती है, ये बात याद रखिएगा, वो डिक्रीज होती है। इन द सिमिलर वे अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो जो अटोमिक रेडियस है, जो अटोमिक रेडियस है दैट विल इंक्रीज। ये दो पॉइंट्स आप याद रखिएगा एंड यू आर डन, ठीक है ना। अब देखो हमें सोडियम, पोटेशियम, कार्बन एंड नाइट्रोजन को देखना है। सोडियम फॉर एग्जांपल यहां पर होता है, सोडियम के नीचे होता है पोटेशियम की, ठीक है, ये आपने अंडरस्टैंड किया, पीरियोडिक टेबल आपने देखा होगा। अगर हम कार्बन, ये है ग्रुप नंबर 1, इसके बाद आता है यहाँ पर ग्रुप नंबर 13, इसके बाद आता है ग्रुप नंबर 14, और ग्रुप नंबर 14 जो है उसको यहाँ पर होता है कार्बन, एंड ग्रुप नंबर 15 में होता है क्या, ग्रुप नंबर 15 में होता है नाइट्रोजन। अब ये जो दो बातें हैं मैंने अभी बताई, इन दोनों को अप्लाई कीजिए। मैंने बताया जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है। अब ग्रुप नंबर 1 से हमें जाना है ग्रुप नंबर 13 की तरफ, तो ये भी डिक्रीज होगा, ये भी डिक्रीज होगा, इन दोनों को काटो। दैट मीन्स यहाँ पर हमें इन दोनों का कंपेयर करना है, सोडियम एंड पोटेशियम का, ठीक है ना। इसके बाद मैंने बताया अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज होती है। दैट मीन्स जो जितना नीचे आएगा पीरियोडिक टेबल में उसकी एटॉमिक रेडियस उतनी ज्यादा होगी, विच इन टर्न मीन्स दैट उसका साइज इन टर्न उतना ज्यादा होगा। दैट मीन्स इनमें से सोडियम ऊपर है एंड पोटेशियम नीचे है। दैट मीन्स के जो है पोटेशियम जो है, पोटेशियम इज गोइंग टू बी ऑफ लार्जर साइज अमंग दीज, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे। Next is question number 82. Question number 82 says, if Noida is written as OPJEB, then what will be the code for Delhi? नोएडा को हमने कोड किया है, अब हमें बताना है कोड फॉर दिल्ली क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 82 है ये। देखो ये जो नोएडा है NOIDA है, इसको हमने लिखा है OPJEB। अब यहाँ पर ट्रेंड को एनालाइज कीजिए। हमने यहाँ पर क्या किया है, हमने हर एक लेटर जो है नोएडा में उसको हमने फॉरवर्ड किया है एक एक स्टेप। देखो एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, ओ के बाद आता है पी, आई के बाद आता है जे, डी के बाद आता है ई, ए के बाद आता है बी, ठीक है ना। तो इन द सिमिलर वे मैं बोलूंगा DELHI, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डी के बाद जो वर्ड आएगा, डी के बाद आता है ई, इसी के बाद ई के बाद क्या आता है एफ, इसके बाद क्या है हमारा एल, एल के बाद क्या आता है एम, इसके बाद क्या है हमारा एच, एच के बाद आता है आई, एंड आई के बाद आता है जे। तो ये वाला यहां पर हो जाएगा करेक्ट कोडिंग, EFM एंड IJ, EFM एंड IJ। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ हो जाएगा करेक्ट आंसर। एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर आपको पैटर्न को थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स शुड कम नेक्स्ट इन द सीरीज 1, 2, 3 एंड 10। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए, जो सीरीज दी गई है, देखो पहली टर्म है 1, अगर मैं 1 को ऐसे ही लिखूंगा, एंड जो सेकंड टर्म है दैट्स 2, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट्स इक्वल टू 2। आफ्टर दैट जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म को मैं लिखूंगा, देखो सेकंड टर्म को मैंने क्या लिखा, लेट मी चेंज, सेकंड टर्म को मैंने लिखा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 1, इसी तरीके से थर्ड टर्म को मैं लिखूंगा सेकंड का स्क्वायर माइनस 1। अब इसी तरीके से फोर्थ को मैं लिखूंगा थर्ड का स्क्वायर प्लस 1, एंड फिफ्थ टर्म जो है उसको मैं लिखूंगा फोर्थ का स्क्वायर माइनस 1। तो स्क्वायरिंग तो मैंने की प्रीवियस वाली टर्म्स की, लेकिन पहले मैंने लिखा प्लस 1 फिर माइनस 1 फिर प्लस 1 फिर माइनस 1। तो इन दैट लॉजिक, इस लॉजिक के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर 10 पे आना है। तो 10 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे 10 के बाद जो टर्म आएगी दैट विल बी 10 स्क्वायर दैट विल बी माइनस 1, दैट मींस 100 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल टू 99, ठीक है ना। इजी सा लॉजिक था, तो इजी सा पैटर्न था जो आपको अंडरस्टैंड यहाँ पर करना था। चलिए नेक्स्ट पे, विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज 1536। देखो ये जो है, ये वाली सीरीज जो दी गई है, दिस इज बेसिकली सिंपल डिवीजन सीरीज, सिंपल डिवीजन सीरीज। सिंपल डिवीजन सीरीज मींस इसको सिंपली हमने डिवाइड किया है। देखो 1536 को डिवाइड करो 4 से क्या आएगा 384। अब 384 को डिवाइड करो 4 से क्या आएगा 96। अब 96 को डिवाइड करो 4 से क्या आएगा 24। तो 24 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सिंपली हमें कंसेक्यूटिव टर्म्स जो है, जो प्रीवियस टर्म्स है, उनको क्या करना है, उनको डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। ये भी चलिए नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 85, ड्रामा इज टू स्टेज। ड्रामा को क्या किया जाता है, स्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। इसी तरीके से टेंस जो है, टेंस को प्ले कहां पर किया जाता है,
कोर्ट में, ठीक है ना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स कोर्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 इज let me change the pen. Okay, question number 86 is if the word line is coded as LMGJ, देखो line LION, line के बदले हमने लिखा है L, this is M, this is G and this is J, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहले इस पैटर्न को समझो। जो लाइन है इसको हमने पहले क्या किया है, पहले हमने इसको रिवर्स किया है, दैट मीन्स लाइन को हमने लेट मी इरेज दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइन को हमने पहले रिवर्स किया है, लाइन को हमने पहले रिवर्स किया है। जब हम इसको रिवर्स करेंगे हमारे पास क्या आएगा, NOIL, अंडरस्टैंड करना इसको। जब हमारे पास ये आ गया, फिर हमने क्या किया, जो ईच लेटर है उसको हमने बैकवर्ड्स लिया दो स्टेप्स, दैट मीन्स जो N है, N को बैकवर्ड लो 2 स्टेप्स, ये क्या बन जाएगा, L बन जाएगा। इन द सिमिलर वे O को बैकवर्ड ले जाओ 2 स्टेप्स, M बन जाएगा, लेट मी यूज अनदर पेन, L बन जाएगा, ये बन जाएगा M। अगेन I को 2 स्टेप्स पीछे लो, ये क्या बन जाएगा, G बन जाएगा, एंड L को 2 स्टेप्स पीछे लो, ये क्या बन जाएगा, J बन जाएगा। तो सिमिलर वाला ट्रेंड आप यहाँ पर भी अप्लाई करो। मिल्क में, मिल्क जो है, मिल्क को हम MIL के लिखते हैं, MIL के पहले क्या करना है, रिवर्स करना है। जब हम इसको रिवर्स करेंगे दिस विल बी KLIM, ठीक है ना। अब क्या करना है, जो भी लेटर्स है इनको हमें बैकवर्ड्स लेना है 2 स्टेप्स। चलिए ले जाइए इसको 2 स्टेप्स, के को बैकवर्ड्स ले जाओ, क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा 2 स्टेप्स जब हम इसको ले जाएंगे। एल को बैकवर्ड्स ले जाओ 2 स्टेप्स, ये क्या बन जाएगा, जे बन जाएगा। आई को बैकवर्ड्स ले जाओ, जी बन जाएगा, एंड एम को ले जाओ बैकवर्ड्स, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, के बन जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, आई जे जी के, आई जे जी के, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से पैटर्न को यहाँ पर अंडरस्टैंड करना होता है एंड डिकोड करना होता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 87। रमन सेज अनुज मदर इज ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, हाउ इज अनुज रिलेटेड टू रमन। देखो जो रमन है ना वो बोलता है अनुज मदर, अनुज की जो मदर है शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, इसको अंडरस्टैंड करना, ये है यहाँ पर पॉइंट जो आपको यहाँ पर ग्रैब करना है। देखो ओनली डॉटर मैं यहाँ पर आपके लिए लिखूंगा ओनली डॉटर ऑफ रमन्स मदर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रमन की सिस्टर, रमन सिस्टर, ठीक है ना, वही तो होगी ओनली डॉटर ऑफ रमन्स मदर। अंडरस्टैंड किया, ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, जो रमन की सिस्टर है, आर्ज सिस्टर जो है वो क्या है, वो अनुज मदर है, वही अनुज मदर है, ये क्वेश्चन में ही पूछा जाता है, ठीक है ना। जब रमन की जो बहन है वो अनुज की मदर है, तो एट दैट टाइम क्या मैं बोल सकता हूं, जो अनुज है, अनुज जो है ये निफ्यू है, ये निफ्यू है ऑफ व्हाट, ऑफ रमन, ठीक है ना। तो हाउ इज अनुज रिलेटेड टू रमन, अनुज इज द निफ्यू ऑफ रमन, एज सिंपल एज दैट। इस तरीके से इजीली आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 88। Three statements are followed by the 3 conclusions. Take the statements to be true even if they seem to be at the variance from the commonly known facts. Decide which of the following conclusions logically follow this statement. देखो statements को हमें true मानना है। All rats are cats, all lions are cats, all deer are lions. अब इसको आप अंडरस्टैंड कैसे करोगे, यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो बोल रहा है स्टेटमेंट्स को बोलो, यहाँ पर वेन डायग्राम को पहले हम ड्रा करेंगे। देखो ऑल रैट्स आर कैट्स, ठीक है ना, तो कैट्स यहाँ पर बड़ा यूनिट बन गया। तो पीछे से हम आते हैं, जब भी आप वेन डायग्राम को ड्रा करोगे तो पीछे से आना चाहिए। ऑल डियर्स आर लाइन्स, जो भी डियर है वो क्या है, वो लाइन है, ठीक है ना। दैट मीन्स अगर ये है डियर, ये मैं डियर्स का बनाऊंगा, जो भी डियर्स है वो क्या है, वो लाइन्स है, तो लाइन तो ऑब्वियसली इनसे बड़ा हो जाएगा, दिस विल बी लाइन्स। ये इसका मतलब क्या होता है, जो भी डियर है वो क्या बनता है, वो है एक लाइन, ठीक है। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सेकंड वाले स्टेटमेंट पे ऑल लाइन्स आर कैट्स। अब ये जो लाइन्स है, ये जो लाइन्स है यहाँ पर, ये जो लाइन्स है ये क्या है, ये कैट्स है, तो इनसे भी बड़ा एक डायग्राम बनाओ जिसमें ये सारे के सारे लाइन्स आ गए, तो ये बन गया कैट्स। दिस मीन्स ऑल द डियर्स आर लाइन्स, ऑल द डियर्स आर लाइन्स, ऑल लाइन्स आर कैट्स, ऑल लाइन्स आर कैट्स। अब नेक्स्ट इज ऑल रैट्स आर कैट्स, जो भी रैट्स है वो सारी की सारी क्या है, कैट्स है। दैट मीन्स यहाँ पर कुछ एक और एक डायग्राम हम बनाएंगे, उसको हम लिखेंगे रैट्स, जो भी रैट्स है वो क्या है, वो कैट्स है। अब आ जाओ कंक्लूजन पे। कंक्लूजन नंबर 1, कंक्लूजन बोल रहा है ऑल डियर आर कैट्स, जो भी डियर्स है वो क्या है,
वो कैट्स है, ऑब्वियसली वो कैट्स में आते हैं, तो ऑब्वियसली ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, सम डियर आर रैट्स, कुछ डियर इसमें क्या है, रैट्स है, क्या ये है, नो, ये हो जाएगा यहाँ पर फॉल्स। इसके बाद थर्ड वाले स्टेटमेंट पे आओ, सम कैट्स आर डियर, कुछ कैट्स जो है वो क्या है, डियर, ऑब्वियसली दिस पोर्शन ऑफ द कैट्स इज गोइंग टू बी द डियर, तो ये वाला भी यहाँ पर ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन कौन स्टेटमेंट फॉलो करता है, फर्स्ट भी फॉलो करता है एंड स्टेटमेंट नंबर थर्ड भी क्या है, स्टेटमेंट नंबर थर्ड भी यहाँ पर फॉलो करता है, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोज, दैट मींस ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 says if you write down all the numbers from 1 to 100, 1 से लेके 100 तक अगर हम सारे के सारे नंबर्स को राइट डाउन करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3, 3 को आप कितने टाइम्स देखोगे। देखो सिंपली यहाँ पर देखो, 3 को हम कब लिखेंगे, एक तो लिखेंगे 3, 13 लिखेंगे, 23 लिखेंगे, 33 लिखेंगे, 43 लिखेंगे, 53 लिखेंगे, 63, दिस इज 73, 83, 83 के बाद आएगा 93, ठीक है ना। दैट मीन्स ये वो वाला टाइम है जब 3 क्या होगा, 1 प्लेस पे होगा। ये कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, दैट मीन्स 10 बार। इसके अलावा आप और बार लिखोगे, कब, जब आप लिखोगे 3, जब आप लिखोगे, लेट मी चेंज दिस पेन, ओके, जब आप लिखोगे 3030, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, ठीक है ना। ये वो वाला प्लेस है जब आप 10th प्लेस पे ले जाओगे, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर हमने 3 लिया है, इस 33 में हमने 3 लिया है एट द 1th प्लेस, और इस 33 में हमने 3 लिया है एट द 10th प्लेस, ठीक है ना। अब ये भी कितनी एंटिटीज आ गई, ये भी 10 एंटिटीज आ गई, तो टोटल नंबर ऑफ एंटिटीज, टोटल नंबर कितना आ गया, 10 plus 10, that means we are going to write 20 times 3, 3 को हम 20 बार लिखेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम, तो वेस्ट हमें बताना है। देखो डायरेक्शंस आपको पता होगी, ये होती है कुछ डायरेक्शन में यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगा, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, ये जो ये होता है, लेट मी चेंज अगेन दिस, ओके, ये जो होता है ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, दिस इज बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, दैट मींस इसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट। ये साउथ एंड वेस्ट के बाद बिटवीन, इसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट, एंड ये वाला पोर्शन जो है इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना। अब क्वेश्चन को देखो, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ साउथ ईस्ट जो है दैट मींस ये वाली लाइन जो है साउथ ईस्ट, ये बन गई नॉर्थ। जब ये नॉर्थ बनेगी तो ये कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा, ये तो कुछ इस तरीके से रोटेट करेगा, ये बन जाएगा साउथ ईस्ट, ठीक है ना। दैट मींस यहां से इसको रोटेट करना है यहां तक, तो कितने डिग्री करेगा, 135 डिग्रीज ये यहां पर अपनी रोटेशन दिखाएगा, इसको अंडरस्टैंड करना। और वो भी किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट मींस नॉर्थ भी 135 दिखाएगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसी तरीके से वेस्ट भी दिखाएगा, जब वेस्ट दिखाएगा 135 की रोटेशन इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो कहां पर आ जाएगा, वो आ जाएगा साउथ ईस्ट पे, तो साउथ ईस्ट यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 91। अरेंज द फॉलोइंग इन द लॉजिकल ऑर्डर, इनको एक लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करो। देखो शोल्डर, रिस्ट, एल्बो, पाम एंड फिंगर, पहले क्या आता है, पहले आती है फिंगर, अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, एंड फिंगर, फिंगर मींस 5। इसके बाद क्या आता है, फिंगर के बाद आता है पाम, पाम में यहां पर लिखूंगा दैट मींस 4। पाम के बाद क्या आता है, रिस्ट आता है, यहां पर मैं लिखूंगा रिस्ट, एंड रिस्ट का कोड यहां पर है 2। रिस्ट के बाद आएगा क्या, रिस्ट के बाद आएगा एल्बो, एल्बो आएगा, एल्बो का कोड हियर इज 3, एंड एल्बो के बाद आएगा शोल्डर लास्ट पे, तो शोल्डर का कोड है 1, दैट मींस 5 4 2 3 1, 5 4 2 3 1, 5 4 2 3 1, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे, A horse is facing north, it turn 90 डिग्री। देखो एक हॉर्स है, एक हॉर्स है, ये है हॉर्स की डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल दिस इज द हॉर्स की डायरेक्शन इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है ना। अब ये है नॉर्थ, अब ये जो हॉर्स है इसने 90 डिग्रीज टर्न की इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जब ये 90 डिग्रीज यहां से टर्न करेगा, तो इसकी जो, जब ये 90 डिग्रीज टर्न करेगा, 90 डिग्रीज ये टर्न करेगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पर एरो को मत देखना, जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करेगा, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये आ जाएगी हॉर्स की डायरेक्शन, ठीक है ना। अब इसके बाद देन 180 डिग्रीज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
अब यहाँ से इसने 180 डिग्रीज को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा, तो ये बन जाएगी इसकी डायरेक्शन, ये बन गई हॉर्स की डायरेक्शन, ठीक है ना। एंड देन अनदर 90 डिग्रीज इन द सेम डायरेक्शन। अब यहाँ से इसने फिर से 90 डिग्रीज की एक एक ड्रिफ्ट लिया है, तो दैट मीन इसकी डायरेक्शन अब ये बन गई हॉर्स की डायरेक्शन, ठीक है ना। तो हमें बताना है विच डायरेक्शन इज द हॉर्स फेसिंग नाउ। अब हॉर्स फाइनली किस डायरेक्शन में आ गया, तो हॉर्स ऑब्वियसली लास्ट में किस डायरेक्शन में आ गया, साउथ वाली डायरेक्शन में आ गया। पहले इस डायरेक्शन में था, इसके बाद कुछ इस तरीके से बन गया, इसके बाद एग्जैक्टली इस तरीके से इसकी डायरेक्शन बन गई, एंड आफ्टर दैट ये साउथ की डायरेक्शन में चेंज हो गया, ठीक है ना। इतनी इसने टर्निंग्स ली है। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 से सैम रैंक्ड 9th फ्रॉम द टॉप, 9th फ्रॉम टॉप। अगर हम टॉप से देखेंगे तो 9th पोजीशन थी इसकी, एंड 38th फ्रॉम बॉटम, एंड 38th पोजीशन थी इसकी फ्रॉम बॉटम। अगर हम बॉटम से देखेंगे एक क्लास में, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। देखो टोटल स्टूडेंट्स क्या होंगे, टोटल स्टूडेंट्स होंगे दिस 38, इसकी टॉप से इसकी बॉटम से पोजीशन प्लस इसकी ऊपर से पोजीशन, दैट मींस इसकी पोजीशन फ्रॉम द टॉप, दैट इज 9, ठीक है ना। माइनस लेकिन यहाँ पर आएगा 1 क्यों आएगा माइनस, दैट मींस ये वो वाली पोजीशन है जो उसने ऑक्यूपाई की है 2 बार, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से हमने 9 को भी कंसिडर किया एंड यहाँ से हमने 8 को भी कंसिडर किया, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा 9 + 8, दिस विल बी ऑब्वियसली 46 -1 करके, तो ये बन जाएगा 46 स्टूडेंट्स शुड बी देयर इन दैट क्लास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 94। चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर्स वर्ड, अदर वर्ड्स इन अ ग्रुप। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑड वन आउट बेसिकली है, ऑड वन आउट यहाँ पर खेलना है। ऑड वन जो भी हमें दिखे उसको यहाँ पर आउट करना है। डे, डेट, कैलेंडर, मंथ एंड डेट। देखो जो कैलेंडर होता है, ये एक यूनिट होता है और इसी के पार्ट्स है। डे भी इसका पार्ट है, डेट भी इसी का पार्ट है, एंड मंथ जो है वो भी इसी का पार्ट होता है। दैट मींस ये वाले तो नहीं आएंगे, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द कैलेंडर। हाउएवर यहाँ पर जो कैलेंडर खुद आएगा इसको हम ऑड वन यहाँ पर मान के चलेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पर एलिमिनेट कीजिए। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95। इट सेज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द इंडियन स्टेट्स। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये किन इंडियन स्टेट्स से पास नहीं होता है। देखो यहाँ पर मैं बोलूंगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये किन स्टेट से पास होता है, passes थ्रू स्टेट्स। किस किस स्टेट से ये पास होता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एक तो ये होता है गुजरात से पास, गुजरात के बाद याद रखना राजस्थान से होता है पास, मध्य प्रदेश से होता है पास, छत्तीसगढ़ से होता है पास, छत्तीसगढ़ के बाद याद रखना जेके मींस झारखंड से होता है ये पास। इसके अलावा याद रखना डब्ल्यूबी मींस वेस्ट बंगाल से होता है पास, त्रिपुरा से होता है ये पास, त्रिपुरा भी याद रखना, एंड मिजोरम भी याद रखना। इन वाली स्टेट से ये पास होता है। क्या उड़ीसा से पास होता है, नो। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, विच इज द कोल्डेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। इन प्लैनेट्स में से सबसे कोल्ड कौन है, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। तो याद रखना यूरेनस जो होता है ये सबसे कोल्डेस्ट होता है। हाउएवर वी नो दैट कि नेपच्यून जो होता है ये फारदेस्ट होता है फ्रॉम द सन। यूरेनस इससे आगे ही होता है, लेकिन फिर भी जो यूरेनस होता है ये सबसे कोल्ड होता है। अगर यहाँ पर टेम्परेचर की बात करेंगे तो इट इज द चिलिएस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, और इसका टेम्परेचर होता है -2 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 97। एक्लिप्सेस occur due to which of the optical phenomena। इनमें से किस ऑप्टिकल फिनोमिना, कौन सा वाला ऑप्टिकल फिनोमिना रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एक्लिप्सेस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ द लाइट। ये एक ऐसा फिनोमिना है दैट कॉजेज एक्लिप्सेस टू अकर। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट मींस लाइट जो है ये ट्रेवल करेगी इन ए स्ट्रेट लाइन, राइट कभी बेंड नहीं करेगी। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 से लैटिट्यूड ऑफ द प्लेस इज इंडिकेटिव ऑफ इट्स। अगर हम लैटिट्यूड देखेंगे, लैटिट्यूड से हमें क्या पता चलता है, लैटिट्यूड इज बेसिकली द डायरेक्ट मेजर ऑफ टेम्परेचर। याद रखना टेम्परेचर, दैट मींस अगर लैटिट्यूड फॉर एग्जांपल अगर एक प्लेस है वो इक्वेटर के नजदीक है तो वो ज्यादा हॉट होगी क्योंकि वो ज्यादा सन की रेज क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी, ठीक है ना, उस पर ज्यादा सन की रेज पड़ेगी। वहीं पर अगर हम ऊपर जाएंगे टुवर्ड्स द पोल्स, जब हम पोल्स की तरफ जाएंगे तब क्या होता है, तब जो प्लेस होती है टुवर्ड्स द पोल्स वहां पर सन की रेज क्या होती है,
सन की रेज लेस वहां पर फॉल होती है, देन विच इन टर्न रिजल्ट्स इन द लेस टेम्परेचर एट दोज प्लेसेस, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर का बेसिकली एक इंडिकेटिव मेजर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर, इनमें से ट्रांस हिमालयन रिवर कौन सा है। यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ट्रांस हिमालयन रिवर मींस वो वाले रिवर्स दैट ऑरिजिनेट बियॉन्ड हिमालयाज, याद रखना, बियॉन्ड हिमालयाज वो ऑरिजिनेट होते हैं, या हम बोलेंगे हिमाद्री, बियॉन्ड हिमाद्री वो क्या होते हैं, ऑरिजिनेट होते हैं। तो ऑब्वियसली सतलेज इज द ट्रांस हिमालयन रिवर। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100, विच वाटर बॉडी सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है इनको कौन सी वाटर बॉडी यहाँ पर सेपरेट करती है, उसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ये आप याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा। और कहां पर है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज द डैश रिवर डैश इज कॉल्ड द सॉरो ऑफ बंगाल, सॉरो ऑफ बंगाल किस रिवर को बोलते हैं, दामोदर को बोलते हैं। दामोदर रिवर जो है इसको बोला जाता है सॉरो ऑफ बंगाल, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102 से विच क्रॉप इज सोन ऑन लार्जेस्ट एरिया इन द इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सा एरिया सो किया जाता है, व्हीट, बार्ली, राइस और मेज। ऑप्शन नंबर सी, राइस जो है, राइस को लार्जेस्ट एरिया में कवर किया जाता है, लार्जेस्ट एरिया में सो किया जाता है अगर हम इंडिया की बात करेंगे। यहां पर और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा, जो इंडिया है ये सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ऑफ वर्ल्ड है, ये आप याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। इंडिया जो है दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पे चलिए, मधुमाली सेंचुरी इज फेमस फॉर, मधुमाली सेंचुरी जो है ये किससे फेमस है, बिकॉज ऑफ टाइगर्स, वहां पर टाइगर्स होते हैं। और अगर इसकी लोकेशन की बात हो रही है, अगर इसकी लोकेशन की बात हो गई, अगर क्वेश्चन में आपको लोकेशन पूछी जाए, दैट इज बेसिकली नॉर्थ वेस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु स्टेट में होती है मधुमाली सेंचुरी वो। एंड जो मधुमाली सेंचुरी है दैट इज फेमस फॉर टाइगर्स, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज पीएम्स एक्सलेंस अवार्ड इज बीइंग अवार्डेड फॉर विच सेक्टर, पीएम का जो एक्सलेंस अवार्ड है इसको किस सेक्टर में दिया जाता है, सपोर्ट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और एजुकेशन। तो याद रखना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्टर में इसको अवार्ड किया जाता है। नेक्स्ट पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 105, व्हाट्स द रैंक ऑफ इंडिया इन 2022 एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ईपीआई इंडेक्स की बात हो रही है, इंडिया की रैंक क्या थी। मैं आपको बोल दूं, इंडिया जो है, इंडिया की रैंक जो है दैट इज लास्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज, सारी कंट्रीज के नीचे ये आ गया, दैट मीन्स 180 इसकी रैंक होगी, ठीक है ना। तो इसको हेडेड, यहाँ पर और एक बात मैं आपको बोलूंगा, इट वाज हेडेड बाय डेनमार्क, द मोस्ट सस्टेनेबल कंट्री, ठीक है ना, डेनमार्क में इसको हेड किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 106, विच सिटी इज द होस्ट ऑफ 36th नेशनल गेम्स ऑफ द इंडिया 2022। तो याद रखना पीएम मोदी जो है, पीएम नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, उन्होंने डिक्लेयर किया, ये डिक्लेयर्ड 36th नेशनल गेम्स ओपन, कहां पर, एट नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ये भी आप याद रखिएगा। एंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम की लोकेशन बेसिकली कहां पर है, अहमदाबाद। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, विच कंट्री इज द विनर ऑफ 2022 फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप का जो विनर है वो कौन है, वो स्पेन है, ये भी आप याद रखिएगा, करंट अफेयर से क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 108, व्हेन इज द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड एनुअली इन इंडिया, इंडिया में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है, जनवरी 24 को इंडिया में, अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में गर्ल चाइल्ड डे को सेलिब्रेट किया जाता है, गर्ल चाइल्ड डे को सेलिब्रेट किया जाता है, दैट मीन जनवरी 24, ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, वेयर इज द कुनो नेशनल पार्क सिचुएटेड इन इंडिया, जो कुनो नेशनल पार्क है ये कहां पर है, इसकी लोकेशन की बात हो रही है, तो लोकेशन इसकी है एमपी, दैट मीन्स मध्य प्रदेश, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इसके लिए आपको मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूँ
कि जो कनू नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, ये बिफोर नेशनल पार्क बनने से पहले ये क्या थी? इट वॉज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इट वॉज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये बात आप यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन 110 says what is India's rank in the global coronavirus innovation rankings of the countries? रिसेंट से लिया गया है, करंट अफेयर से क्वेश्चन लिया गया है। इंडिया की रैंक हमें बतानी है इन द ग्लोबल कोरोना वायरस इनोवेशन, ठीक है ना, अमंग ऑल द कंट्रीज। तो उसकी इंडिया की रैंक अब अगर आपको यहाँ पर बतानी होगी तो इंडिया की रैंक है 38, याद रखना। 32, 36, 30 एंड 38 है इसकी रैंक, तो यहाँ पर ऑप्शन में 38 नहीं है, तो इसका 38 आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 111। द प्लांट हार्मोन दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द एस्टैब्लिशिंग डॉर्मेंसी इन द सीड्स इज। जो डॉर्मेंसी आती है, डॉर्मेंसी इन सीड्स, डॉर्मेंसी इन सीड्स जो है, दिस इज द फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड, ABA, याद रखना। एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इथाइलिन का काम क्या होता है? राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स की राइपनिंग कराता है। जिबरलिन्स का काम क्या होता है? ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। एब्सिसिक एसिड हमने अभी बताया, ये एस्टैब्लिश करता है डॉर्मेंसी को। वहीं पर अगर हम ऑक्सिन्स की बात करेंगे, ये एक ऐसा ग्रोथ हार्मोन है जो बेसिकली साइज को इंक्रीज करता है, या मैं यहाँ पर बोलूंगा लेंथ को इंक्रीज करता है एक प्लांट की, ठीक है ना, या फिर फ्रूट्स को शेप्स देता है, डिफरेंट शेप्स देता है। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 112। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। इनमें से नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते, कौन सा है? वाटर रिन्यूएबल है, ये नहीं आएगा। विंड एनर्जी नेचुरल सोर्स है, रिन्यूएबल है। सोलर एनर्जी नेचुरल सोर्स है, रिन्यूएबल है। कोल जो है, कोल नेचुरल नहीं है, कोल जो है ये नेचुरल सोर्स नहीं है। दैट मीन्स ये क्या है? ये नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे। यहाँ पर याद रखिएगा, जो नेचुरल सोर्सेस होते हैं वो मोस्टली होते हैं रिन्यूएबल सोर्सेस। चलिए नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 113। which among the following crops would enrich the nitrogen content in the soil। इनमें से कौन सा क्रॉप नाइट्रोजन कंटेंट को इंक्रीज करेगा सॉइल में? देखो पी जो होता है, याद रखना, पी जो होता है इसके रूट्स को अगर हम देखेंगे, वहां पर बैक्टीरिया होते हैं, लाइक एजोबैक्टर का मैं यहाँ पर नाम लूंगा। वो क्या होते हैं? वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये याद रखिएगा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होते हैं। पॉइंट नंबर 2 आपको याद रखना है, वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो वो जब वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, दैट मींस उससे नाइट्रोजन कंटेंट क्या होगा? इंक्रीज भी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 114। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो। देखो ताजमहल जो है वो येलो क्यों होता है? वो येलो होता है बाय एसिडिक रेन। एसिड रेन आपने पढ़ा होगा, एसिडिक रेन का यही इफेक्ट होता है, वो ताजमहल के जो मार्बल है उसको वो इफेक्ट करता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बेसिकली आपसे क्वेश्चन क्या है कि एसिड रेन का जो कंपोजिशन इनमें से कौन होता है? एसिड रेन का कंपोजिशन आपको पता है होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं, इसके साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड होता है। नाइट्रोजन खाली नहीं आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लोरीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये एसिड रेन में नहीं होते हैं। ऑप्शन बी दैट मीन्स सल्फर डाइऑक्साइड विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 115। in which year जन गण मन was sung for the first time। इनमें से कब, किस साल में जन गण मन को पहली बार संग किया गया था? तो इसका डेट भी आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज 27th of December 1911। This was the year when Jana Gana Mana was when did the Banking Regulation Act 1949 became applicable to the state of Jammu and Kashmir। जो Banking Regulation Act है 1949 का, वो कब एप्लीकेबल बन गया फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो याद रखना 1956 में दैट वाज एप्लीकेबल फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर हम इनिशियली बात करेंगे तो इनिशियली मैं यहाँ पर बोल दूंगा इनिशियली इट वाज फॉर्मड। कब इसको किया गया था? इसको पास कब किया गया था? इट वाज पास्ड ऑन इसको पास कब किया गया था? इसको पास किया गया था, तो इनिशियली इट वाज पास्ड, इसको जब पास किया गया था इट वाज पास्ड एज बैंकिंग कंपनीज एक्ट। ये आप याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके लिए। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैट्स 1956। ये वो डेट था जब से ये एप्लीकेबल बन गया फॉर द जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 पे चलिए। मनास रिवर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मनास जो है ये किस रिवर की यहाँ पर ट्रिब्यूटरी है?
याद रखना ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मनास के बारे में मैं आपको और एक बात बोल दूं, दिस इज द लार्जेस्ट नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। लार्जेस्ट नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 118। इफ द एवरेज ऑफ m numbers is n square, this is n square, and of n numbers is m square, this is again यहाँ पर m square, then the average of m plus n numbers का हमें यहाँ पर क्या बताना है, एवरेज बताना है। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 जो मैं यहाँ पर लिखूंगा, मैं लिखूंगा जो m नंबर्स है इनका एवरेज क्या बताया गया है, इनका एवरेज दिया गया है इक्वल टू n स्क्वायर। दैट मीन्स ये n स्क्वायर जो है ये एवरेज है, ये किसके इक्वल टू होगा, ये होगा सम ऑफ m नंबर्स डिवाइडेड बाय m। इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। दैट मीन्स अगर मुझे सम को कैलकुलेट करना होगा, सम ऑफ m नंबर्स जो है वो किसके इक्वल टू आ जाएगा, वो आ जाएगा m मल्टीप्लाइड बाई दिस n स्क्वायर, mn स्क्वायर। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सिमिलरली मैं लिखूंगा, जो मुझे दिया गया है m स्क्वायर, ठीक है ना, m स्क्वायर मुझे दिया गया है द एवरेज ऑफ n नंबर्स। दैट मीन्स मैं यहां पर लिखूंगा m स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू, लेट मी चेंज द पेन फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, लेट मी गो विद दिस, ओके, m स्क्वायर जो है वो क्या होगा, वो होगा सम ऑफ n नंबर्स डिवाइडेड बाय n, ठीक है ना। तो अगर मुझे यहां से सम ऑफ n नंबर्स को कैलकुलेट करना होगा, सम ऑफ n नंबर्स को कैलकुलेट करना होगा, दैट विल बी दिस n मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर, दैट मींस n एंड मल्टीप्लाइड बाय m स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास कितनी चीजें, ये आ गई हमारे पास 2 चीजें। अब यहाँ पे हमें एवरेज देखना है m प्लस n का, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नाउ एवरेज ऑफ m प्लस n नंबर्स, इनका एवरेज क्या होगा, वो होगा mn स्क्वायर प्लस nm स्क्वायर, दैट मींस सम ऑफ दीज 2 नंबर्स डिवाइडेड बाय m प्लस n, एज सिंपल एज दैट। ऊपर से m प्लस n को कॉमन लो, वहां क्या बचेगा, वहां बचेगा m मल्टीप्लाइड बाई n, और अंदर क्या बचेगा m प्लस n, और यहाँ पर डिवाइड में अपना ही m प्लस n, इसको कैंसिल करो, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ गया दैट इज m मल्टीप्लाइड बाई n, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। HTTPS is an acronym for dash dash। बेसिकली HTTPS इसकी फुल फॉर्म हमें यहाँ पर बतानी है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन नहीं आएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सीक्वेंस नहीं आएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन नहीं आता है, ट्रांसफर आता है, एंड सिक्योर आता है, एस से होता है सिक्योर। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज द विटामिन दैट कंटेन्स कोबाल्ट। दिस इज 120th ऑफ क्वेश्चन, दैट मींस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। ये क्या बोल रहा है, द विटामिन दैट कंटेन्स कोबाल्ट, इनमें से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 जो होता है, इसको और एक नाम से जानते हैं साइनोकोबालामीन। दैट मीन्स ये ऐसा एक विटामिन है दैट कंटेन्स कोबाल्ट, जिसमें कोबाल्ट मेटल पाया जाता है, कोबाल्ट मेटल इसी विटामिन में पाया जाता है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B12। और अगर इसका नेम भी दिया गया होता, यहाँ पर दिया गया होता फिर साइनोकोबालामीन, ये जो कोबाल है इट इंडिकेट्स दैट इट इज द विटामिन दैट कंटेन्स कोबाल्ट, ठीक है ना। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।